हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर और आज जिसका आपका इंतज़ार था बहुत टाइम से, डीपी डायनामिक प्रोग्रामिंग की दुनिया में आप एंटर करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि डीपी क्या होता है। मैं बहुत टाइम से, पिछले 4 महीनों से आपको चिल्लाता हुआ दिख रहा हूँ बहुत सारे क्लासेस के अंदर कि डीपी कुछ नहीं है, डीपी कुछ नहीं है, डीपी बढ़ा दूंगा, डीपी बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, डीपी में चैंपियन बना दूंगा, डीपी ये डीपी वो, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली हैं मैंने, है ना, डीपी को लेके। तो आज उस सारी की सारी स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कराएंगे कि क्यों बोला मैंने डीपी कुछ नहीं है और क्या है ये डीपी और क्यों इतनी हाई बन रखी है और कैसे तुम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो, चाहे तुम्हारे पास 1D डीपी आए, चाहे 2D डीपी आए, चाहे 3D डीपी आए। क्या बात समझ में आती है? फोकस रखना दोस्त, डीपी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इंटरव्यूज़ के अंदर भी, ऑनलाइन टेस्ट के अंदर भी, हर जगह डीपी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। चलो, तो मैंने कहा सिंपल सी बात करता हूँ, आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज़ डायनामिक प्रोग्रामिंग? व्हाट इज़ डायनामिक प्रोग्रामिंग? व्हाट इज़ डीपी? डीपी क्या है? व्हाट इज़ डीपी? डीपी डेटा स्ट्रक्चर नहीं है दोस्त। डीपी एक वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स है, एक टेक्निक है। तो ऐसा करता हूँ आगे बढ़ने से पहले एक बार सर्च करते हैं। लेट्स से तुम गूगल पे जाते हो अभी और गूगल पे जाकर तुम सर्च करते हो व्हाट इज डीपी, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। व्हाट इज डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो अगर तुम गूगल में जाओगे तो तुम्हें ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक स्पाइस वर्क्स का आर्टिकल है जो कहता है कि इट इज़ अ प्रोग्रामिंग टेक्निक वेयर एन एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम इज ब्रोकन डाउन इनटू सब प्रॉब्लम। मज़ा आ रहा है डेफिनेशन के अंदर? मज़ा आ रहा है डेफिनेशन के अंदर? नहीं, मज़ा तो नहीं आ रहा। एक और डेफिनेशन है, जीएफजी की डेफिनेशन है, डीपी इज मेनली एन ऑप्टिमाइजेशन ओवर प्लेन रिकर्जन। बहुत सिंपल शब्दों में समझाया गया है। आई थिंक यही हम हिंदी में डिस्कस करेंगे अभी। मज़ा आ रहा है? इसने बोला रिकर्जन को ही थोड़ा ऑप्टिमाइज कर दिया, उसे डीपी कह दिया। क्या प्यारी डेफिनेशन है। डीपी इज मेनली एन ऑप्टिमाइजेशन ओवर प्लेन रिकर्जन। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, ठीक है। अब विकीपीडिया की डेफिनेशन पढ़ते हैं। DP is both a mathematical optimization method and an algorithmic paradigm. अच्छा, आगे कहानी लिखी है बहुत सारी जो पढ़ने का मन नहीं है मेरा, ठीक है। एक और देखते हैं। DP is a technique that breaks the problem into sub problems and saves the result for future purpose so that we do not need to compute the same thing again. ठीक है। अब ये सारी की सारी चीज़ें बड़ी फॉर्मल है। अब ये सारी की सारी चीज़ें बहुत फॉर्मल है और हमने आज तक कुछ भी फॉर्मली पढ़ाया आपको? हमने इस तरीके से पढ़ाया कि डेफिनेशन भले ही याद ना रहे पर सामने क्वेश्चन आया तो कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन तो कोई पूछता भी नहीं है। डेफिनेशन तो कोई पूछता भी नहीं है। मैंने आज तक लिखवाई भी नहीं तुम्हें कि इंग्लिश में लिखो डेफिनेशन ये होते हैं। बच्चे थोड़ी हम ध्यान सुनते हैं। डीपी क्या है? डीपी को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बहुत फेमस कोट है। उस फेमस कोट को ढूंढने की कोशिश कर रहा था मैं गूगल सर्च करके, और वो तुम्हारे सामने बोलना चाहता हूँ मैं एक बार, अगर मुझे मिल जाए तो। पर फिर भी अभी मुझे नहीं मिल रहा है, मैं अपने हिसाब से बना लेता हूँ। तो फेमस कोट वो कुछ इस प्रकार है, वो फेमस कोट इस प्रकार है, दोज हु डू नॉट रिमेंबर द पास्ट। जो भी व्यक्ति अपना पास्ट याद नहीं रखते आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। वो सेम चीज को दोबारा दोहराते हैं। क्या बात समझ में आती है? दोबारा समझते हैं। तो ये बहुत ही फेमस कोड है डीपी को लेकर, डायनामिक प्रोग्रामिंग को लेकर, कि अगर आप पुरानी चीज़ें भूल जाएंगे, पुरानी मान लो गलतियां भूल जाएंगे, तो शायद आप वो सेम गलती दोबारा दोहरा रहे होंगे। क्या बात समझ में आती है? इसको समझने की कोशिश करते हैं कि डीपी के अंदर ही क्यों नीड पड़ रही है। तो ध्यान समझना दोस्त, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर तुमने एक बार पूछा कि 5 रुपए की कितनी टॉफ़ी आएगी, फिर तुमने पूछा 3 रुपए की कितनी टॉफ़ी आएगी, फिर तुमने पूछा 1 रुपए की कितनी टॉफ़ी आएगी। क्या तुम्हें तीनों के आंसर पता लग गए? क्या तुम्हें तीनों के आंसर पता लग गए? हाँ। अब तुम फिर से पूछ रहे हो 5 रुपए की कितनी टॉफ़ी आएगी, अरे ये पहले निकाल तो रखा है। फिर से पूछ रहे हो 3 रुपए कितनी टॉफ़ी आएगी, अरे पहले निकाल तो रखा है। फिर पूछ रहे हो 1 रुपए कितनी टॉफ़ी आएगी, तो ये तो पहले से तुम निकाल चुके हो ना आंसर, पर भैया मैं स्टोर करना भूल गया था। तो तुम सेम प्रॉब्लम को दोबारा से रिपीट कर रहे हो। हाँ, तभी तो प्रोसेसिंग ज़्यादा लग रही है,
तभी तो प्रोसेसिंग ज़्यादा लग रही है। मैं बात करूंगा इसके ऊपर, सेम प्रॉब्लम फिर से रिपीट करना क्या मतलब होता है, इस बात का डिस्कस करेंगे। अभी बस तुम्हें रफ आइडिया दे रहा हूँ, फिर एकदम ऑर्गेनाइज वे में लेके चलूंगा। अभी रफ आइडिया दे रहा हूँ। मैंने बोला कि यहाँ पर एक मेरे पास रिकर्जन ट्री है, रिकर्सिव ट्री है, जो f(3) को सॉल्व कर रहा है। f(3) के लिए यहाँ पे लेट से f(2) की कॉल जा रही है, यहाँ पे f(1) की कॉल जा रही है, यहाँ फिर f(1) की कॉल जा रही है, और यहाँ f(0) की कॉल जा रही है। क्या f(1) 2 बार कैलकुलेट नहीं हुआ? f(1) तो 2 बार कैलकुलेट हो गया। अरे सेम चीज़ बार बार प्रोसेस मत करो, सेम चीज़ बार बार प्रोसेस मत करो। जो चीज़ एक बार सॉल्व कर चुके हो उसको याद कर लो, उसको याद कर लो कि इसका आंसर क्या था, बार बार नहीं। एक और एग्जांपल दूं, मैं एक कंपनी में काम करता था शुरुआती अपने ईयर्स में। 2019 के अंदर मैंने अमेज़ॉन ज्वाइन किया, ठीक है। और अमेज़ॉन ज्वाइन जब मैंने किया तो जब जो भी प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था तो उसको डेफिनेटली अगर मैं पढ़ रहा हूँ कोई ना कोई इश्यूज़ फेस करूँगा, है ना। तो मैंने ये कुछ इशू फेस किए। ये कोई ग्रेप की नई कमांड थी मेरे लिए, जो मैंने अपने सीनियर से पूछी। उन्होंने मुझे बता दिया कि यार ये ग्रेप की कमांड है, इससे तुम लॉग्स में एरर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। 3 चीज़ें पढ़ी मैंने, पर मैंने क्या किया, ये सिर्फ दिमाग में रखी, इसको नोट नहीं किया, इसके नोट नहीं बनाए। तो जब 6 महीने बाद सेम इशू फेस किया तो क्या करना पड़ा? क्या मुझे खुद से आंसर आता था या वापस सीनियर के पास जाना पड़ा? वापस सीनियर के पास जाना पड़ा। यहां गलती कर गए, ये अच्छा बिहेवियर नहीं है। तो जो भी चीज़ आप सॉल्व कर चुके हो उसको आपको सेव रखना है, स्टोर करना है। दोबारा सीनियर के पास मत जाओ, दोबारा से प्रोसेस करने मत जाओ। आई थिंक ये वाला एग्जांपल याद रहेगा, समझ में आता है। एक चीज़ जो एक इशू सॉल्व कर चुके हो उसको रिमेंबर कर लो, उसको रिमेंबर कर लो, भूलना नहीं है। दोबारा जाओगे प्रमोशन लेट होगा तुम्हारा फिर। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? आई थिंक समझ में आया होगा, आई थिंक समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, ठीक है। फिर समझते हैं क्या मतलब है इस बात का, फिर समझते हैं। तो डीपी क्या है? अंत में डीपी क्या है? मैंने बोला डीपी कुछ नहीं है, डीपी कुछ भी नहीं है। डीपी बस एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसके द्वारा मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। डीपी एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसके द्वारा मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अब वो किस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो किस टाइप की प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर मैं डीपी अप्लाई करता हूँ? एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें ये 2 प्रकार की चीज़ें एग्जिस्ट करती है, उसमें मैं डीपी अप्लाई कर सकता हूं। दोबारा समझते हैं। मैंने बोला डीपी क्या है? मैंने बोला डीपी कुछ नहीं है, एक तरीका है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। पर कौन सी टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का? ये 2 चीज़ें हो जिस प्रॉब्लम के अंदर, क्या? ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम का मतलब सेम प्रॉब्लम को बार बार प्रोसेस करने जा रहे हो, सेम प्रॉब्लम को बार बार प्रोसेस करने जा रहे हो। सेकंड, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर क्या मतलब है इस बात का? एक बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, एंटायर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सेम टाइप की छोटी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर डिपेंड कर रहा है। क्या ये ऐसा कुछ रिकर्जन के अंदर भी था? ऐसा कुछ रिकर्जन के अंदर भी था? यस और नो? सेम चीज रिकर्जन के अंदर भी थी। तो यहां से रिकर्जन भी रिलेट करवा सकते हो तुम। मैंने क्या कहा? ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम का मतलब कि भैया सेम प्रॉब्लम बार बार कैलकुलेट कर रहे हो। क्या कैसे एग्जांपल देना भैया इसको ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम का? मैंने क्या भी देता हूं। लेट से फिबोनाची नंबर की बात कर रहा हूं, तो फिबोनाची नंबर ऑफ 4 किस पे डिपेंड करता है? n-1 पे यानी 3 और n-2 पे यानी कि 2। 3 किस पे डिपेंड करेगा? n-1 यानी कि 2 और n-2 यानी कि 1। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? f(1) f(0). ये किस पे डिपेंड कर रहा है? f(1) f(0). क्या मैं कह सकता हूं कि f(2) दोबारा कैलकुलेट करना पड़ा? f(1) चलो ये तो बेस केस है, फिर भी ये तो मान लो फिर भी बेस केस है, पर f(2) 2 बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ा तुम्हें। इसे कहते हैं ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। इसे कहते हैं ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। सेम प्रॉब्लम, तुमने मुझसे सवाल पूछा व्हाट इज योर नेम, 5 मिनट बाद तुम मुझसे फिर से सेम सवाल पूछ रहे हो व्हाट इज योर नेम। तो पहले 5 मिनट पहले क्या लिखा नहीं था कहीं पे, याद नहीं कर पाए? तो एक बार जब f(2) को सॉल्व कर लिया है, दोबारा f(2) सॉल्व करने क्यों जा रहे हो? अगर एक बार सॉल्व कर लिया दोबारा क्यों सॉल्व करने जा रहे हो? ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम कहते हैं इसको। क्या बात समझ में आती है? पहली कंडीशन। सेकंड इज ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। ध्यान सुनना और लिखना अपने शब्दों में। जब एक बड़ी प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन डिपेंड करेगा सेम टाइप की छोटी प्रॉब्लम के ऑप्टिमल सॉल्यूशन पर, उसे मैं कहता हूं ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर।
दोबारा बोलता हूँ, रिकॉर्ड कर लेना या बोल लेना, लिख लेना। जब एक बड़ी प्रॉब्लम के ऑप्टिमल सॉल्यूशन जब एक बड़ी प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन डिपेंड कर रहा है सेम टाइप की छोटी प्रॉब्लम के ऑप्टिमल सॉल्यूशन पर, तो मैं उसे क्या कहता हूँ? ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। फिर से रिपीट करता हूँ, जब एक बड़ी प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन डिपेंड कर रहा है सेम टाइप की छोटी प्रॉब्लम के ऑप्टिमल सॉल्यूशन पर, तो मैं क्या कहता हूं? ये क्या हो गया? ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। एग्जांपल दो भैया। मैंने कहा बहुत सही है। एफ ऑफ 4 किस पे डिपेंड कर रहा है? एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 2। तो क्या एक बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिपेंड कर रहा है सेम टाइप की छोटी प्रॉब्लम पर? यस और नो? यही तो रिकर्जन था। ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं लगाया था भैया आपने वहां पे, पर रिकर्जन भी इससे सेम टाइप की चीज थी। मैंने कहा हाँ, काइंड ऑफ 100% नहीं कह रहा, पर काइंड ऑफ। तो अभी मुझे क्या समझ में आया? ये जो था, ये जो तरीका था, ये था तुम्हारा बुकिश डेफिनेशन। बुकिश डेफिनेशन, ठीक है। ये तो मैं पढ़ाया मैंने भी, किताबों के अंदर ये लिखा गया है। किताबों में क्या लिखा गया है कि भाई डीपी क्या है? एक ऐसा प्रोग्रामिंग टेक्निक है, ऐसा तरीका है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, जिससे आप किस प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। इससे मैं ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ जिनके अंदर ये दो कंडीशन एग्जिस्ट करती हो। पहली, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। सेकेंड, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। क्या बात समझ में आई? क्या डीपी थोड़ी बहुत क्लियर हुई? क्लियर तो भूल जाओ, क्या डेफिनेशन समझ में आई? क्लियर मैं करवाऊंगा अभी, ठीक है। एक बार पोल करते हैं। देखो, जिसका भी कोई भी डाउट है, मैं स्टैक पढ़ के आया हूँ, उसका आगे नहीं पढ़ा, मैं क्यों पढ़ के आया हूँ, मैं नहीं पढ़ा। अगर तुम्हें रिकर्जन आता है तुम आज ही क्लास में बैठ सकते हो, नहीं आता नहीं बैठ सकते, सिंपल। रिकर्जन वाला वीक तुम्हें आना चाहिए। 88% सेज यस, चल जाएगा, काम चल जाएगा आगे बढ़ने के लिए। अभी के लिए काम चल जाएगा। बहुत बढ़िया। अब डीपी जो है, फिर से बात करते हैं डीपी क्या है। डीपी क्या है। तो डीपी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने क्या देखी? मैंने ये देखी यार, सेम प्रॉब्लम बार बार सॉल्व कर रहे हो। यही है, यही दिक्कत है दोस्त। डीपी बेसिकली सॉल्यूशन होना इस चीज़ का। तो डीपी बेसिकली सॉल्यूशन हुआ इस चीज़ का, यस और नो? आप सेम प्रॉब्लम बार बार सॉल्व कर रहे हो। आप मेरे से पूछे व्हाट इज योर नेम, फिर 2 मिनट बाद व्हाट इज योर नेम, फिर 2 मिनट बाद व्हाट इज योर नेम, फिर पूछे व्हाट इज योर नेम। सेम प्रॉब्लम बार बार सॉल्व कर रहे हो। इसी चीज से बचने के लिए मैंने क्या बोल दिया? डीपी सॉल्यूशन है। इसी चीज से बचने के लिए मैंने डीपी सॉल्यूशन बोल दिया। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। देखो, बड़ी प्यारी चीज मेरे दिमाग में आ रही है, तो मुझे बताना सही एग्जांपल है कि नहीं। ये एक टीचर है और ये बहुत सारे बच्चे हैं। ये एक टीचर है, टीचर के पास एक कंप्यूटर है, ये टीचर यहाँ पर है, ये स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 2 है, स्टूडेंट 3 है, स्टूडेंट 4 है। अब ध्यान से देखना दोस्त, ध्यान से देखना एक बार। टीचर ने क्या किया? टीचर ने इसका नाम पूछा कि भाई तेरा नाम क्या है? इसने बोला मेरा नाम रमेश है। तो इसने सेव कर लिया कंप्यूटर में कि 1 के कॉरस्पॉन्डिंग रमेश बैठा हुआ है। इसका नाम पूछा तेरा नाम क्या है? इसने बोला सुरेश है। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग सुरेश बैठा हुआ है। इसका नाम पूछा तेरा नाम क्या है? इसने बोला विकास है मेरा नाम, विकास लिख दिया। इससे पूछा, इसका नाम आ गया रोहित, रोहित लिख दिया। अब लेट से टीचर सबके नाम भूल गया। ये जो एंट्री करी है ना इसने, ये कंप्यूटर में करी है, ये एंट्री करी है कंप्यूटर में करी है, ठीक है। अब टीचर इन सब के नाम भूल गया, ठीक है। और अभी तो तुम्हें फिर भी गिनती के 4 बच्चे दिख रहे हैं, ठीक है। रैंडमली टीचर जानना चाहता है भाई चौथे नंबर पे जो व्यक्ति बैठा है उसका नाम क्या है। तो अप्रोच क्या होगी? दोबारा से पूछूं चौथे बच्चे से? अभी 4 दिख रहे हैं, मान लो यहाँ पे कोई पीछे बैठा है, उससे पूछूं, नंबर मुझे पता है, मैं तो ऑलरेडी स्टोर कर चुका हूँ ना कंप्यूटर के अंदर, मैं उसी के अंदर से देख लूँगा। तो जो भी एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर चुका हूँ उसे दोबारा सॉल्व करने नहीं आऊँगा। डीपी का अंडरलाइन प्रिंसिपल राइट डाउन, दिमाग में डालो। एक बार जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी उसके बाद तो मैं दोबारा सॉल्व ही नहीं करता। क्या बात समझ में आती है? एक बार जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी उसके बाद तो मैं दोबारा प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करता, क्योंकि मैंने कहीं पर आंसर स्टोर करा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? डीपी कहता है कि एक बार जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी उसके बाद तो मैं दोबारा सॉल्व ही नहीं करता, क्योंकि मैंने आंसर कहीं स्टोर किया हुआ है। आई थिंक तुमने ये सेम डायलॉग किसी पिक्चर में सुना होगा। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं। रिकर्जन क्या कहता था? एक केस तेरा
बाकी सब मेरा। डीपी क्या कहता है, एक बार मैंने जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी उसे दोबारा सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि आंसर स्टोर किया हुआ है। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? एक और एग्जांपल लेते हैं, लेमैन टर्म में एग्जांपल ले रहे हैं, मज़ा आ रहा है। चलो, ये आपके दादाजी हैं, ठीक है, ये आपके दादाजी हैं। क्या दादाजी फ़ोन चलाते हैं? नहीं चलाते। टेक पे विश्वास है? नहीं है। नॉर्मल लोगों के दादाजी को टेक पे विश्वास नहीं होता। उनके पास क्या है फ़ोन नंबर स्टोर करने के लिए? उनके पास एक डायरी है, ठीक है। यहाँ से एक बंदा आया रमेश, उन्होंने रमेश का नंबर स्टोर कर लिया कि भाई रमेश का नंबर जो है वो ये है। अब उन्हें जब भी रमेश का नंबर चाहिए होगा, क्या वो रमेश के घर पे जाके नंबर मांगेगा? नंबर दे दो अपना, तेरा नंबर बता, मुझे फ़ोन करना होता है। यार तू नंबर बता, तेरा नंबर भूल गया, यार तू नंबर बता, तेरा नंबर भूल गया। वो बार बार किसे रेफर करेंगे? इस डायरी को रेफर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर डेटा स्टोर्ड है, ठीक है। इस डायरी को रेफर करेंगे। तो पहली प्रॉब्लम क्या थी? एक बार पूछ के नंबर स्टोर कर लिया, दोबारा कहीं पूछूंगा? दोबारा पूछूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि डायरी के अंदर ऑलरेडी नंबर स्टोर किया हुआ है, ठीक है। डायरी यहां पर तुम्हारा डीपी स्टोरेज की तरह वर्क कर रही है, डीपी स्टोर की तरह वर्क कर रही है, ठीक है। यहां पर मैं डेटा पड़ा हुआ है। चलो वापस रिपीट करते हैं दोस्त, एक कहानी है, मैं तुम्हें जानबूझ के सिखा रहा हूं ताकि दोबारा डाउट ना आए दिमाग में कभी भी। रिकर्जन क्या कहता है? रिकर्जन क्या कहता है? एक केस आप सॉल्व कर दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। या फिर हम ऐसे बोलते थे इसे कि एक केस मैं सॉल्व करूंगा, बाकी रिकर्जन संभाल लेगा, जो हमारी ओरिजिनल वर्डिंग्स है। एक केस मैं सॉल्व करूंगा, बाकी रिकर्जन संभाल लेगा। डीपी क्या कहता है? डीपी क्या कहता है? एक डीपी क्या कहता है? हर प्रॉब्लम को सिर्फ एक बार सॉल्व करूंगा, दोबारा सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने आंसर को स्टोर किया हुआ है, ठीक है। आई थिंक इतना समझ में आया होगा। अब डीपी से क्वेश्चन करने के मेरे पास बहुत तरीके हैं दोस्त। डीपी के भिन्न भिन्न प्रकार हैं दोस्त। डीपी आपकी टॉप डाउन डीपी भी हो सकती है, जिसमें आप सॉल्यूशन ऊपर से नीचे की तरफ बिल्ड करते हुए आते हैं, ठीक है। लेट्स से 1 से n तक का सॉल्यूशन निकाला, तो पहले अपने n का सॉल्यूशन निकाला, फिर n-1 का, ऐसे करते करते 1 तक आप आए। दूसरा तरीका है मेरे पास क्या? बॉटम अप, कि नीचे से, बेस से, यानी 1 से लेकर n तक आप सॉल्यूशन बिल्ड करते हो जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ आप सॉल्यूशन बिल्ड करते हो जा रहे हैं, ठीक है। ये टॉप डाउन वाले सॉल्यूशन को मैं एक और नाम देता हूँ। क्या नाम देता हूँ? रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन, ठीक है। एक मेरा वाइवा हुआ था, मुझे तो पता भी नहीं था ये मेमो, मुझे लगा, मैंने किताब ली या मैडम ने पढ़ाया तो मेरे को लगा शायद मैडम आर लगाना भूल गई, मेमोराइजेशन होता होगा। तो मैं तो मेमोराइजेशन किताब गलत मान ली मैंने। वाइवा में बैठा हूँ और इसके बारे में बात हुई, मैडम कहती मेमोराइजेशन क्या होता है? मेमोराइजेशन नहीं, मेमोराइजेशन होता है। कह रही मेमोराइजेशन होता है, मैं बता रहा हूँ मैडम को। कह रही कहाँ पढ़ा तुमने? मैं कहा किताब में पढ़ा है। क्या दिखाओ किताब में? मैंने खोला, उसमें मेमोराइजेशन निकला। अरे पर था, कहीं तो था मैं, कहीं तो था। कर जा भाई, तू जा जा, भेज दिया मेरे को, कोई बात नहीं। इस मेथड को क्या कहते हैं? रिकर्जन का यूज करते हैं मेमोराइजेशन के साथ, ठीक है। बॉटम अप को हम क्या कहते हैं? टैबुलेशन मेथड कहते हैं, टैबुलेशन मेथड कहते हैं। जीवन में एक चीज़ बड़ी खतरनाक की है मैंने, गलत चीज़ें बहुत कॉन्फिडेंस से बोली है मैंने, जिसकी वजह से सामने बहुत जल्दी परेशान हो गया कि क्या कह रहा है ये आदमी। तो ये 2 तरीके हैं दोस्त, ठीक है। अगेन यहाँ तक तो हर कोई पहुँच जाता है, टॉप डाउन भी हर कोई सॉल्व कर लेता है, बॉटम अप भी हर कोई सॉल्व कर लेता है। हम एक थर्ड एक्सटेंडेड स्टेप तक जाएंगे, जहाँ पर हम पैटर्न्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, हमारे सोल्यूशन के अंदर पैटर्न्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, और उन पैटर्न्स के आधार पर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी करेंगे कि और स्पेस ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। ये 3 हमारे स्टेप रहेंगे। मैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, मैं वो टॉप डाउन से भी सॉल्व करूंगा इस कोर्स में, बॉटम अप से भी सॉल्व करूंगा, तो अगर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल होगी तो वो भी करूंगा। क्या बात समझ में आती है? अब इसमें बच्चे में से एक बड़ा प्यारा डाउट पूछते हैं, हर बार पूछते हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करना दोस्त। तुम भी मुझसे बार पूछोगे भैया टॉप डाउन बेस्ट है या फिर बॉटम अप बेस्ट है? मैंने कहा कॉम्प्लेक्सिटी रिमेन सेम, दोनों की सेम है, बट बॉटम अप जो होती है वो आइटरेटिव अप्रोच होती है। अब आइटरेटिव अप्रोच और रिकर्सिव अप्रोच में फ़ायदा किस में आता है? भैया आइटरेटिव में ज़्यादा फायदा आता है। क्यों? क्योंकि आइटरेटिव अप्रोच में फंक्शन कॉल का ओवरहेड नहीं होता। रिकर्सिव कॉल में बहुत सारे फंक्शन कॉल जाएगी, स्पेस भी लगेगा, है ना, फंक्शन कॉल का ओवरहेड भी आएगा। आइटरेटिव में फंक्शन कॉल का ओवरहेड नहीं आता। एक राज की बात बताऊं, पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारा सॉल्यूशन टॉप डाउन वाला ना चले पर बॉटम अप वाला चल जाए। क्यों? क्योंकि बॉटम अप फंक्शन कॉल ओवरहेड को रिमूव कर देता है। राइट डाउन कर लो, राइट डाउन कर लो, राइट डाउन कर लो। आएंगे एग्जांपल बहुत सारे ऐसे।
ठीक है, चलो बहुत सारी चीज़ें पता लगी है, मैं बहुत सारी चीज़ें पता लगी। दोबारा रिपीट करता हूँ, मैंने कहा पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारे सामने जो क्वेश्चन आया है उसके टेस्ट केस थोड़े टाइट हैं और टॉप डाउन सोल्यूशन वहाँ पर नहीं चल पा रहा है बिकॉज ऑफ फंक्शन कॉल ओवरहेड, बट बॉटम अप वाला सोल्यूशन चल पा रहा है। भले ही तुम्हें दोनों की सोल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम दिख रही हो, पर फिर भी बॉटम अप वाला फास्ट चलेगा बिकॉज ऑफ नो फंक्शन कॉल ओवरहेड इन्वॉल्व। ठीक है, एक और चीज़ बताऊं, कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि जब करेंगे तभी दिखाऊंगा, कभी जब करेंगे तभी दिखाऊंगा। ठीक है, अभी क्या समझ में आया, व्हाट इज डीपी? डीपी समझ में आया, व्हाट इज डीपी मित्रों? क्या तुमसे कोई पूछे व्हाट इज डीपी, डरोगे तो नहीं? डरोगे तो नहीं? बता दोगे? डरोगे तो नहीं? बताओ मुझे। 97% से समझ में आता है, वेरी गुड। 96% से समझ में आता है। तो ठीक है, डीपी के डेफिनेशन से हम रूबरू हो चुके हैं और ये कोड कैसे करना है ये मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। डीपी कब लगानी है? ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम के केस में लगानी है मुझे। डीपी कुछ भी नहीं है, डीपी कुछ भी नहीं है, डीपी रिकर्जन का चाचा है। डीपी कौन है? डीपी रिकर्जन का चाचा है। ठीक है, अब तुम अपने आप लगा लो, किसी को चाचा लगाना है, किसी को मामा लगाना है, बट डीपी कुछ नहीं है, डीपी मजाक है। ये समझ में आता है, ये समझ में आता है। ठीक है, और मैं घुमा लेता हूँ दिमाग की, मुझे और कोई पॉइंट डिस्कस करना चाहिए कि नहीं? हमने कोड की बात कर ली है, हमने टाइप्स की बात कर ली है, हमने डेफिनेशन की बात कर ली है, हमने ठीक है, आई थिंक हम आगे बढ़ सकते हैं, आई थिंक हम आगे बढ़ सकते हैं, आई थिंक हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो, अब मैं तुम्हें सदी का सबसे ज़्यादा ओवर यूज्ड क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इस पूरी सदी का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पढ़ाया गया है और मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें देख के हंसी आ जाएगी। क्वेश्चन का नाम है फिबोनाची। इसको बहुत सारे लोग फिबोनाची भी कहते हैं, पर हम फिबोनाची ही कहेंगे क्योंकि हमें टेस्ट केस पास कराने से फ़र्क पड़ता है, हमें प्रोनाउंसिएशन से फ़र्क नहीं पड़ता है ना? बहुत बढ़िया। मैं चाहे शादी को शादी बोलता हूँ, मैं चाहे शादी को शादी बोलूँ, प्रोसेस रिमेन्स द सेम। क्या बात समझ में आती है? आई थिंक समझ में आती है। चलो तो शुरू करें। तो फिबोनाची सीरीज की हम बात कर रहे हैं। 0 1 1 2 3 5 8 13 एंड 21। चलो, किसी को याद है इसके अंदर एक रिकर्सिव रिलेशन हमने निकाला था? क्या था वो? भैया, हर एक नंबर अपने पिछले दो नंबर के सम के इक्वल है, यानी f of n is equals to f of n minus 1 plus f of n minus 2। क्या मतलब है इस बात का? f of n का मतलब है nth फिबोनाची नंबर, nth फिबोनाची नंबर। इस n minus 1 का क्या मतलब है? इसका मतलब है n minus 1th फिबोनाची नंबर प्लस इसका क्या मतलब है? n माइनस 2th फिबोनाची नंबर। तो अगर लेट से यहाँ पे n की जगह में, लेट से n की जगह यहाँ पे मैं डाल दूँ 2 3 4 5 6 6, तो ये बन जाएगा f of 6 इज इक्वल्स टू f of 5 प्लस f of 3। ये बन जाएगा 6th फिबोनाची नंबर इज इक्वल्स टू 5th फिबोनाची नंबर प्लस यहाँ 4 आएगा दोस्त, 4th फिबोनाची नंबर। वेरीफाई कर लेते हैं। 6th फिबोनाची नंबर कौन सा है? 5। 5th कौन सा है? 3। 4th कौन सा है? 2। 3 + 2 करके 5 आता है? बिल्कुल आता है। क्या समझ में आया रिलेशन कैसे आया? वैसे मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ रिकर्जन के अंदर। एक और चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, साफ क्लियर कट। रिकर्जन जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने रिकर्जन पढ़ाया था, मैं इस डीपी के अंदर तुम्हें रिकर्जन नहीं पढ़ाऊंगा। क्या क्लियर है? रिकर्जन जब पढ़ाया था तभी पढ़ के तुम्हें आना था, इसी कोर्स के अंदर पढ़ाया, ऐसा नहीं कह रहा कहीं और से पढ़ के आओ। पढ़ा चुका हूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुम्हें आता होगा। मैं रिकर्जन की डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं रिकर्जन की डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा रिकर्सिव रिलेशन कैसे आया, मैं नहीं बताऊंगा कि रिकर्सिव ट्री कैसे बना, पढ़ा चुका हूँ पहले से मैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये अज्यूम करके चलूंगा कि तुम रिकर्जन पढ़ के आए हो, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ तुम्हें कोर्स के अंदर। आई थिंक हमारा पता नहीं 6th-7th वीक होगा शायद, चेक कर लेना एक बार। बढ़िया। अगर मैं यहाँ पे लेट से ट्री बनाऊँ, f of 6 का लेट से बनाता हूँ ट्री, तो n - 1 मतलब 6 - 1 यानी कि 5, n - 2 मतलब 6 - 2 यानी कि 4। यहाँ पे n - 1 यानी कि 5 - 1 यानी कि 4, n - 2 यानी कि 5 - 2 यानी कि 3। यहाँ पे सेम f of 3
यहाँ पे सेम एफ ऑफ 2, यहाँ पे सेम एफ ऑफ 2, यहाँ पे सेम एफ ऑफ 1, यहाँ पे सेम एफ ऑफ 2, यहाँ पे सेम एफ ऑफ 1, यहाँ पे सेम एफ ऑफ 1, यहाँ पे सेम एफ ऑफ 0, यहाँ पे सेम एफ ऑफ 1, यहाँ पे सेम एफ ऑफ 0, यहाँ पे सेम एफ ऑफ 1, यहाँ पे सेम एफ ऑफ 0, यहाँ पे एफ ऑफ 3, यहाँ पे एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1। मैं हमेशा एफ ऑफ 1 पर एफ ऑफ 0 पे क्यों रुका हूँ? सिर्फ एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 0 पे क्यों रुका हूँ? 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0, क्योंकि ये बेस केसेस थे, अगर तुम्हें याद हो तो 1 0 बेस केस थे फिबोनाची जब तुम्हें पढ़ाया गया था। अब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर है? लगता तो है। क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हैं? लगता तो है। क्या ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स तुम देख पा रहे हो जैसे मैं देख पा रहा हूँ? हाँ, लगता तो है। डीपी लगा सकते हैं? लगता तो है। डीपी मैं सिखा दूंगा। रिकर्जन पे चलते हैं वापस। रिकर्जन से सॉल्व करने चले? रिकर्जन से सॉल्व करने चले? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजी लिखा हुआ है, सॉल्व कर दूं फटाफट। रिकर्जन के अंदर 3 पार्ट्स क्या होते थे भैया? रिकर्जन के अंदर 3 पार्ट आपने बताए थे, बेस केस, और आपने बोला था प्रोसेसिंग, जो कि ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है, और आपका रिकर्सिव रिलेशन। यही 3 पार्ट बताए थे। इसमें मैंडेटरी कौन से हैं भैया? आपने बोला था बेस केस मैंडेटरी है, वो बात अलग है। आपने एक केस हमें लास्ट क्लास के अंदर सिखाया था जहाँ बिना बेस केस के भी काम चल गया था। आपने बोला था रिकर्सिव रिलेशन, क्योंकि रिकर्जन कर रहे हो तो ये भी मैंडेटरी तो है ही है। और आपने कहा था प्रोसेसिंग वाला पार्ट जो है वो ऑप्शनल है। यस और नो? यस और नो? ये पढ़ चुके हैं हम, ये पढ़ चुके हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ बेस केस राइट डाउन करता हूँ। मैंने बेस केस राइट डाउन किया। बेस केस बताना मित्रों क्या है? अगर n 0 है या फिर n 1 है, यानी 0th टर्म की बात हो रही है और फर्स्ट टर्म की बात है, तो क्या रिटर्न करोगे? रिटर्न n कर देना। 0th टर्म 0 ही थी, फर्स्ट टर्म 1 ही थी, ठीक है। तो हमने बेस केस यहाँ पर राइट डाउन कर लिया, ठीक है। अब रिकर्सिव रिलेशन अपना राइट डाउन कर लेता हूँ। रिकर्सिव रिलेशन मैंने बोला आंसर विल बी इक्वल टू फिब ऑफ n-1 फिब ऑफ n-2। खत्म, आ गया आंसर, है ना? आ गया आंसर। इसको रिटर्न कर दिया आंसर को। क्या मुश्किल था? क्या ये बहुत मुश्किल कोड है मित्रों? ठीक है, इसे मैं हटा रहा हूं, तुम्हें याद आ गया होगा। क्या ये बहुत मुश्किल कोड है? आई थिंक तुम्हें पढ़ा चुका हूं पहले मैं। ये रिकर्जन है, सिंपल रिकर्जन। क्या तुम्हें ये रिकर्जन आता है? क्या तुम्हें ये रिकर्जन आता है? क्या तुम्हें रिकर्जन आता है? एक बच्चा मुझसे बार बार पूछ रहा है डीपी में और बैक ट्रैकिंग में क्या डिफरेंस है। बेटा डीपी के अंदर आंसर को स्टोर करते हो, अभी दिखाऊंगा कैसे, अभी दिखाऊंगा कैसे। इसको रन करता हूं। इसको मैंने रन कर दिया, क्या लगता है चलेगा? अभी डीपी नहीं लगाई है हमने, अभी सिर्फ रिकर्जन लगाया है। सबमिट करते हैं, क्या लगता है सबमिट होगा? सबमिट किया, सबमिट हो गया, चलो अच्छी बात है। कंस्ट्रेंट उतने हाई नहीं थे, पर बहुत सारे मेजॉरिटी केसेस के अंदर क्या होता है, कंस्ट्रेंट्स की वजह से आपका TLE टाइम लिमिट एक्सीड एरर आता है कि टाइम ज़्यादा ले रहा है आपका सोल्यूशन, यानी कि आपका सोल्यूशन स्लो है। तो ये सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन है दोस्त? भैया ये रिकर्सिव सोल्यूशन है। मुझे कौन सा सोल्यूशन बनाना है? डीपी सोल्यूशन बनाना है। डीपी के अंदर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर होता है। इसमें है क्या? हाँ भैया इसमें है, जस्ट अभी देखा। तो सबसे पहला तरीका क्या था डीपी करने का? टॉप डाउन अप्रोच, जिसे हम क्या कहते हैं? हम जिसे रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन अप्रोच कहते हैं। क्या तुम्हें ये कोड करके दिखाऊं कैसे चलती है अप्रोच? क्या मैं तुम्हें ये अप्रोच कोड करके दिखाऊं दोस्त? चलो अभी के लिए मैं क्या करता हूं, तुम्हारा ये कोड ना एक अलग से फंक्शन क्रिएट कर लेता हूं, उसमें डालता हूं। इसका नाम रख दिया सॉल्व यूजिंग रिकर्जन, ठीक है। और एंटायर कोड मैंने इसके अंदर डाल दिया, एंटायर कोड इसके अंदर डाल दिया, और इसके अंदर यहाँ पे n आ रहा है, और यहाँ पे इसी फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आंसर जो है
इसे एक बार रन करके देख लेता हूँ, बस कुछ नहीं है, अलग से फंक्शन लिख दिया ताकि आपको डिफरेंशिएट कर पाऊँ सोल्यूशन के बारे में। अभी बस सिंपल रन कर लेता हूँ, देखते हैं सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। चलेगा ही, ठीक है, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बोला ये तुम्हारा नॉर्मल रिकर्सिव सॉल्यूशन है, मानते हो कि नहीं मानते दोस्त? जो हमने ये सॉल्यूशन लिखा है ये तुम्हारा नॉर्मल रिकर्जन है, ये ऐसे प्लेन रिकर्जन में तुम कहना चाहो तो कह सकते हो। अब टॉप डाउन क्या होता है? रिकर्जन के अंदर मेमोराइजेशन ऐड कर दो, उसे कहते हैं टॉप डाउन। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं दोस्त, इसके कुछ स्टेप्स हैं, उसका ध्यान रखना है, हमेशा सेम स्टेप्स लगेंगे, हमेशा सेम स्टेप्स लगेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा, ध्यान से ऑब्जर्व करो, मजा आने वाला है अभी। सबसे पहले फंक्शन लिखा, मैंने बोला सॉल्व यूजिंग मेमोराइजेशन। इतना कर लोगे? इतना कर लोगे? इतना कर लोगे? ठीक है भैया, कर लेंगे। मैंने कहा सारा का सारा डेटा जो सॉल्व करोगे कहीं पर स्टोर करना पड़ेगा, मानते हो कि नहीं मानते हो? कहीं पर स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोर करने के लिए क्या करूं? एक डेटा स्ट्रक्चर की नीड पड़ेगी। अच्छा, डेटा किस किस का बन सकता है भैया? 0 का सॉल्यूशन, 1 का सॉल्यूशन, 2 का सॉल्यूशन, 3 का सॉल्यूशन, ऐसे करते करते n का सॉल्यूशन। टोटल कितने सॉल्यूशंस हो गए मेरे पास? टोटल n+1 सॉल्यूशंस हो गए। तो सबसे पहला स्टेप राइट डाउन करो मित्र। सबसे पहला स्टेप है क्रिएट डीपी एरे, जिसके अंदर तुम डीपी के सॉल्यूशन स्टोर करोगे ना, वो क्रिएट कर लो। तो मैंने एक वेक्टर क्रिएट कर लिया, वेक्टर ऑफ इंट डीपी। साइज क्या है? n+1 ले लिया साइज मैंने। इनिशियलाइज किससे किया? -1 से इनिशियलाइज कर दिया। क्या स्टेप नंबर 1 समझ में आया? राइट डाउन कर लो। स्टेप नंबर 1, मुझे अच्छी तरह पता है डीपी के अंदर आंसर स्टोर होता है। स्टोर किसी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ही होगा, क्योंकि बहुत सारे आंसर मुझे स्टोर करने हैं। मैंने यहाँ से देख लिया कि 0 से लेके n तक आंसर स्टोर करने हैं, यानी n+1 आंसर्स मेरे पास होगा, तो n+1 साइज का डीपीआर क्रिएट कर लिया। इनिशियलाइज किसी ना किसी नंबर से मुझे करना ही करना है, दैट्स वाई -1 से कर लिया मैंने। n+1 से क्यों करा? बच्चा कह रहा है क्योंकि बेटा 0 से n तक गिनती करोगे तो n+1 नंबर्स बनेंगे टोटल। 0 से 5 तक कितने नंबर होते हैं? 6। 0 1 2 3 4 5 बनेगा नहीं परीक्षित? सिंपल मैथ्स, बढ़िया। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। पहला स्टेप डन है, ठीक है। क्या करूं? पास कर दो फंक्शन के अंदर। तो मैंने फंक्शन कॉल कर दिया, इंट आंसर इज इक्वल्स टू सॉल्व यूजिंग मेम, n पास कर दिया और डीपी एरे पास कर दिया, रिटर्न आंसर कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ मेरे पास एक तो n आ रहा है, इंट n, और वेक्टर इंट, क्योंकि मैं इसमें आंसर स्टोर कर रहा हूँ, क्या मुझे यहाँ पर बाय रेफरेंस लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, बढ़िया। स्टेप नंबर 1, डीपी एरे क्रिएट करो और पास कर देना फंक्शन कॉल के अंदर। क्या लॉजिकल है? क्या मुश्किल थी डीपी अभी तक? अभी तक तो नहीं थी। क्या करें इसके बाद? कुछ मत करो, कॉपी पेस्ट करो, ऊपर से उठाओ कोड, जो रिकर्सिव कोड था पेस्ट कर देना। क्या मुश्किल लग रहा है अभी तक? क्या ये कॉपी पेस्ट करना मुश्किल है? अभी भी नहीं लग रहा। स्टेप नंबर 2 क्या है? मैंने क्या कहा था? आंसर किस में स्टोर करना है? किस में स्टोर करने को आंसर कहाँ था भैया? डीपी के अंदर, डीपी स्टोरेज के अंदर। तो ये जो आंसर आ रहा है वेरिएबल में स्टोर ना करते हुए मैंने क्या बोला? डीपी में स्टोर कर लो। क्या मुश्किल था ये? क्या ये मुश्किल था? स्टेप नंबर 2, स्टेप 2, स्टोर एंड रिटर्न यूजिंग डीपी एरे। तो आपने डीपी एरे के अंदर आंसर स्टोर कर लिया और रिटर्न भी डीपी एरे वाला आंसर ही कर दिया। क्या ये मुश्किल था? क्या 2 स्टेप समझ में आए? क्या 2 स्टेप समझ में आए? डीपी का आंसर इंसर्ट कर लिया, डीपी का आंसर रिटर्न कर दिया, खत्म। पहला स्टेप डीपी एरे क्रिएट करो, दूसरा स्टेप डीपी के अंदर आंसर स्टोर करो। अब आता है फाइनल स्टेप। अभी तक हमने डीपी के एरे के अंदर आंसर स्टोर करने सीख लिए हैं, पर मैंने एक चीज और कही थी, विजुअलाइज करवाऊंगा ना, 1 मिनट में करवाऊंगा, पढ़ा तो लूँ थोड़ा सा। एक चीज और कही थी मैंने कि अगर आंसर पहले से प्रेजेंट है तो क्या दोबारा से कैलकुलेट करूं? लाइन नंबर 25 कैलकुलेट तो कर रही है, पहले यहां से कैलकुलेट करके ला रही है, फिर यहां से कैलकुलेट करके ला रही है। पर अगर आंसर पहले से प्रेजेंट है तो दोबारा कैलकुलेट मत करो। तो जस्ट बेस केस के बाद स्टेप नंबर 3, इफ आंसर ऑलरेडी एग्जिस्ट देन रिटर्न आंसर। तो सिंपल चेक किया, अगर मेरे डीपी ऑफ एन में पहले से आंसर है, तो अगर -1 के इक्वल होता तो आंसर नहीं होता, क्योंकि हमने बोला ना इनिशियलाइज -1 से करो। अगर -1 के इक्वल होता तो आंसर नहीं होता। -1 के इक्वल नहीं है, यानी इसमें आपने कुछ स्टोर किया है। अगर स्टोर किया है तो आपने क्या किया?
रिटर्न कर दिया, खत्म। इसे डीपी कहते हैं, इसे डीपी कहते हैं। क्रिएट डीपी एरे, पास करो, स्टोर इन डीपी एरे, रिटर्न करो। अगर आंसर पहले से प्रेजेंट है रिटर्न कर देना। क्या ये मुश्किल था? एक बड़ी प्यारी गलती करता हूँ मैं इसके अंदर, और हमेशा करता हूँ, 1.5 साल हो गया हमेशा करता हूँ, आज भी करी है। क्या कोई बच्चा बता सकता है कहाँ पे गलती करी है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पूजिता भैया, आपने फंक्शन का नाम चेंज नहीं करा यहाँ पे, बस इसका ध्यान रखना बेटा, तुम भी भूल जाओगे, ठीक है। रन करता हूँ, रन करा मैंने, मैं डीपीआर पास नहीं किया, डीपीआर पास नहीं किया। रन करो, एक्सेप्टेड, सबमिट करो, एक्सेप्टेड। बहुत बढ़िया। समझ में नहीं आया? अभी समझाता हूँ, अभी समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा। कोड देख लो 2 मिनट एक बार, मैं समझा दूंगा। अभी पूरा विजुअलाइज वगैरह सब कुछ करवा दूंगा, चिंता नहीं करनी। देख लो एक बार कोड क्या लिखा हुआ है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? तुम्हें क्या लगती है दोस्त? तुम्हें क्या लगता है क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है? मैंने क्या बोला? हर प्रॉब्लम एक बार सॉल्व हो रही है। टोटल कितनी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे? n प्रॉब्लम है, ऑफ n में हो गया। करूँ, समझाऊँ, विजुअलाइज करवाऊँ? कराऊँ विजुअलाइज? चलो आओ विजुअलाइज करवाता हूँ। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने स्टेप 1 के अंदर क्या करने हो, पहले स्टेप लिखाऊंगा मेरे को ना, एक बार स्टेप तुम्हें याद करवा देने हैं फटाफट से, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। टॉप डाउन के मेमोराइजेशन के स्टेप सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। स्टेप नंबर 1 क्या था? रीजनिंग बताऊंगा पूरी की पूरी की क्या रीजनिंग है, तो इसे रट्टा लगाने की नीड नहीं पड़ेगी। स्टेप नंबर 1 क्या था? क्रिएट अ डीपी एरे, बहुत बढ़िया। स्टेप नंबर 2 क्या था? स्टोर आंसर इन डीपी एरे। थर्ड स्टेप क्या था? इफ आंसर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन डीपी एरे देन रिटर्न। ये लिख लो भाई अपनी कॉपी किताब जो भी तुम्हारे पास है, सब में लिख लो, ठीक है। आगे चलूँ, कराऊँ विजुअलाइज? त्रिशांत को विजुअलाइज करवाऊंगा। जब तक प्रशांत बोलेगा नहीं ना समझ में आ गया, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे हम, ठीक है। चलो आ जाओ बेटा। सबसे पहला स्टेप क्या बोला हमने? क्रिएट अ डीपी एरे। तो लो जी डीपी एरे तैयार है, लो डीपी एरे तैयार है। इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3, इंडेक्स 4, इंडेक्स 5, इंडेक्स 6। क्या नाम रखा है इसका? डीपीआर रखा हुआ है। इनिशियलाइज किससे किया हुआ है? -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1। पहला स्टेप डन है दोस्त, पहला स्टेप डन है। आगे ले चलूं, आगे चलते हैं। लेट्स से हम f(5) सॉल्व करने निकले थे। f ऑफ n की वैल्यू n+1, f(6) सॉल्व करने निकले थे। f(6), तो f(6) सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया होगा? मैंने f(6) के लिए f(5) की कॉल लगाई होगी और f(4) की कॉल लगाई होगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? f(5) के लिए मैंने f(4) की कॉल लगाई होगी, f(3) की कॉल लगाई होगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? f(4) के लिए f(3) की कॉल लगाई होगी, f(2) की कॉल लगाई होगी। वेरी गुड। f(3) के लिए f(2) की कॉल लगाई होगी, f(1) की कॉल लगाई होगी। फिर f(2) के लिए मैंने सबसे पहले f(1) की कॉल लगाई। f(1) क्या है? बेस केस। तो मुझे क्या पता लगा? फर्स्ट फिबोनाची नंबर कौन है? मुझे पता लग गया, क्योंकि बेस केस ऐसा लिखा हुआ है ना मैंने, कि अगर 0th टर्म है या फिर फर्स्ट टर्म है तो आंसर क्या रिटर्न होगा? n। तो 1 के लिए क्या आंसर रिटर्न हो रहा है? 1 के लिए आंसर 1 ही रिटर्न हो रहा है। तो आपने यहाँ पे क्या बोला? मुझे इसका आंसर मिल गया 1। तो आपने क्या किया? डीपी के अंदर स्टोर करा लिया 1। अभी तुम्हें समझ में आएगा ओवरलैपिंग कैसे नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे f(0) की कॉल गई। f(0) क्या है भैया? ये भी बेस केस है। तो 0 के लिए क्या आंसर आ रहा है? 0 ही आंसर आ रहा है। आपने यहाँ पे आंसर स्टोर कर लिया 0। मानते हो दोस्त? यहाँ से आपने 1 रिटर्न किया हुआ है, यहाँ से आपने 0 रिटर्न किया हुआ है। f(2) का आंसर क्या आ गया? 1 + 0। आपने यहाँ पे 1 स्टोर कर लिया, तो इसने ऊपर क्या रिटर्न कर दिया? 1 कर दिया। f(1) के लिए गए, इसने क्या रिटर्न किया? 1। f(3) का आंसर क्या आ गया? 1 + 1, यानी कि आपने यहाँ पे 2 स्टोर कर लिया। आपने यहाँ पे 2 रिटर्न कर दिया। अब देखो बड़ा प्यारा एक चीज़ होने वाली है। इसने f(2) को कॉल किया। कायदे से रिकर्जन के अंदर मैं क्या करता? यहाँ पे f(1) की कॉल लगाता और f(0) की कॉल लगाता, पर मैं नहीं लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि f(2) का आंसर पहले से मुझे पता है क्या है? 1। तो मैंने सेम आंसर को यहां पर यूटिलाइज करके रिटर्न करवा दिया, आगे कॉल नहीं लगाई। अब समझ में आए डीपी का फायदा?
जो आंसर पहले से स्टोर किया हुआ है उसे सीधा रिटर्न कर दो रादर देन प्रोसेसिंग द सेम थिंग अगेन। अब 4 के लिए क्या आंसर आ रहा है, 2 और 1, 2 + 1 3, तो आपने 3 स्टोर कर लिया और 3 रिटर्न कर दिया। f(5) ने देखो 3 की कॉल लगाई, कायदे से मैं क्या करता, यहाँ पे f(2) कॉल करता और f(1) कॉल करता, फिर यहाँ पे f(1) कॉल करता, यहाँ पे f(0) कॉल करता। मैंने कुछ भी नहीं किया, क्यों? क्योंकि f(3) का आंसर मुझे पहले से पता है क्या है, 2। कुछ भी कॉल नहीं किया, सीधा आंसर रिटर्न कर दिया 2। f(5) का आंसर क्या आ गया, 3 + 2 5। आपने यहाँ पे 5 स्टोर कर लिया, आपने यहाँ पे 5 रिटर्न कर दिया। f(6) ने f(4) को कॉल लगाई, कायदे से मैं यहाँ पे क्या करता, f(3) की कॉल करता, फिर वो 2 को कॉल करता, फिर वो 1 को कॉल करता। मैंने कुछ भी नहीं किया, क्यों? क्योंकि 4 का आंसर मुझे पहले से पता है क्या है, 3। अब f(6) का आंसर क्या आ गया, 5 + 3 8। अब समझ में आया, अब विजुअलाइज हुआ मेरे मित्रों। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो। त्रिशांत पहले बताओ, विजुअलाइज हुआ? त्रिशांत, बढ़िया। अब मुझे एक सिंपल सा आंसर करो, सिंपल सा आंसर। क्या मैंने इस रिकर्सिव ट्री में कहीं पर भी सेम केस को दोबारा प्रोसेस किया? सेम प्रॉब्लम को दोबारा प्रोसेस किया? नहीं किया। आंसर पड़ा था, दे दिया, नहीं पड़ा था तो निकाल लिया। सिंपल है। एक और सॉल्व करके दिखाऊं, एक और सॉल्व करके दिखाऊं, एक और कर देता हूं। चलो तुम्हें डिफरेंस दिखाता हूं बेटा एक बार, ठीक है? तुम्हें डिफरेंस दिखाता हूं एक बार। f(4) का ट्री बनाऊंगा रिकर्सिवली और ये डीपी वाले तरीके से, ठीक है? तो लेट्स से हम रिकर्जन का यूज़ कर रहे होते हैं, प्लेन रिकर्जन। तो प्लेन रिकर्जन में f(4) का ट्री कैसा बनता, f(4) कॉल करता f(3) को और f(2) को, f(3) कॉल करता f(2) को, f(1) को, f(2) कॉल करता f(1) को और f(0) को। इसने रिटर्न किया 1, इसने रिटर्न किया 1, रिटर्न किया 2, रिटर्न किया 1, रिटर्न किया 3, इसने कॉल करी f(1), इसने रिटर्न किया 1, इसने कॉल करी f(0), इसने रिटर्न किया 0, इसने रिटर्न किया 1, 3 + 1 रिटर्न किया 4। ये रिकर्सिव ट्री है, ये रिकर्सिव ट्री है, ठीक है? अब देखो मेमोराइजेशन वाला कैसे काम करेगा। मेमोराइजेशन कैसे काम कर रहा है, f(4) कॉल आई, आपने इसके लिए f(3) कॉल कर दिया, इसके लिए आपने f(2) कॉल कर दिया, इसके लिए आपने f(1) कॉल कर दिया। फिर आपने यहाँ पर आंसर स्टोर कर लिया क्योंकि बेस केस हिट हो गया, ठीक है? आपने बोला 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, हर जगह -1 पड़ा हुआ है। ध्यान से देखना दोस्त, मजा आने वाला है। f(1) क्योंकि बेस केस है, आपने यहाँ पे आंसर स्टोर कर लिया 1, ठीक है? आपने आंसर स्टोर कर लिया यहाँ पे 1, आपने यहाँ 1 रिटर्न कर दिया। यहाँ कॉल गई f(0) की, ये भी बेस केस है तो आपने 0 पे आंसर स्टोर कर लिया 0, बहुत बढ़िया। f(2) का आंसर क्या बन गया, 1 और 0 1, यहाँ रिटर्न हो गया 1। यहाँ पे कॉल गई किसको, f(1) को। f(1) का आंसर पहले से मुझे पता है क्या है, 1, या बेस केस है जो मर्जी मान लो, इसने रिटर्न कर दिया 1। f(3) की कॉल गई, f(3) का आंसर 1 + 1 2 हो गया, आपने यहाँ पे 2 स्टोर कर लिया और 2 रिटर्न कर दिया। ऑब्जर्व ऑब्जर्व ऑब्जर्व, f(4) ने कॉल किया f(2) को, f(2) का आंसर पहले से पता है, रिटर्न हो गया 1 2। कहीं गलती कर दी क्या मैंने, कहीं गलती करी क्या मैंने? ये है 1, ये है 0, 1 बन गया, ये है 1, 1 और 1 2 बन गया। कहीं गलती कर दी क्या मैंने? मैंने कहीं गलती कर दी, मैंने कहीं गलती कर दी, मैंने कहीं गलती कर दी। देखते हैं, 0, 1, 2, 0, 1, 1, 2, 3, तो 4 टर्म 0 1 2 3 4 सही तो है। इसमें कहीं गलती कर दी, मतलब ये 1 1 1 2 और 1, कहाँ गलती करी है मैंने यार, कहाँ गलती कर दी? ये 1 है, अच्छा ये 0 होगा यार, और ये 1 बनेगा, और ये 1 + 1 ये 2 बनेगा, और ये 3 बन जाएगा। अब ठीक है, बढ़िया। तो इसने यहाँ पे 1 रिटर्न किया और 2 और 1 इसने 3 रिटर्न कर दिया। अब इस ट्री के अंदर और इस ट्री में क्या डिफरेंस है, इन दोनों ट्री में क्या डिफरेंस है दोस्त? भैया 4 लिखा है, 4 लिखा है, 3 लिखा है, 3 लिखा है, नीचे कॉल गई है, नीचे कॉल गई है। f(2) से सीधा आंसर गया है, f(2) गए नीचे सॉल्व हुआ है। ये एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग देख पा रहे दोस्त, ये चीज़ एक्स्ट्रा है। जबकि यहाँ पर सीधा रिटर्न हो गया 1, यहाँ पर नीचे कोई भी कॉल नहीं गई, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा है। अब समझ पा रहे हो रिकर्जन में और इसमें क्या फ़र्क है, सॉरी प्लेन रिकर्जन में और मेमोराइजेशन में क्या फ़र्क है? समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया। कितनी कॉल्स गई हैं? 4 की कॉल गई, 3 की कॉल गई, 2 की कॉल गई, 1 की कॉल गई, 0 की कॉल गई, बाकी सब तो बस आंसर चेक करो डीपी में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, खत्म।
गिनती की n+1 कॉल्स गई हैं, खत्म। जबकि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉल्स बहुत ज़्यादा है। प्लेन रिकर्जन के अंदर, फिबोनाची के अंदर कितना कॉम्प्लेक्सिटी होती है दोस्त? एक्सपोनेंशियल होती है। एक और करते हैं, लास्ट एक और केस देखते हैं, कैसे काम चल रहा है। एक और केस देखते हैं कैसे काम चल रहा है। 3 स्टेप्स कौन से हैं भैया? पहला स्टेप है क्रिएशन ऑफ डीपी एरे। दूसरा स्टेप क्या है? स्टोर करो आंसर इन डीपी एरे। तीसरा स्टेप क्या है? अगर आंसर पहले से एग्जिस्ट करता है तो उसे रिटर्न करवा दो, खत्म। क्यों करें ये क्रिएशन ऑफ डीपी एरे? क्यों कराए? ताकि आंसर जो दोबारा से मुझे सॉल्व करना पड़ता उसे कहीं पर स्टोर करवा पाऊँ। स्टोरेज लोकेशन मुझे चाहिए, दैट्स वाई मैंने इसे क्रिएट किया है, ठीक है। जो भी आंसर कैलकुलेट हुआ है उसे स्टोर करने का स्टेप भी लिखना पड़ेगा, तो स्टोर करने का स्टेप का भी ध्यान रखा गया है। जो भी आंसर मैंने स्टोर कर लिया है उसको यूज़ भी तो करना पड़ेगा। तो जब आंसर पहले से पड़ा हुआ है दोबारा से कैलकुलेट मत करो, उसको यूटिलाइजेशन वाला काम यहाँ पे है। तो क्रिएशन, स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन, तीनों चीज़ें यहाँ पर कर ली है। क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। कैन बी यूज एनी अदर डेटा स्ट्रक्चर? हाँ कर सकते हो तुम यार, मैं तुम्हें सबसे फास्टेस्ट तरीका बता रहा हूँ, तुम जो करना चाहो कर सकते हो, कोई रोकेगा नहीं तुम्हें, ठीक है। वंस मोर, मैंने कहा कि ये रहा तुम्हारा डीपी एरे। तो मैं डीपी एरे ऐसे बना के दिखाता हूँ, तो ऐसे हॉरिजॉन्टली आदत है ना। जीरो 1 2 3 4 5, ठीक है। लेट से मैं f(5) सॉल्व करने निकला हूँ। यहाँ पे -1 पड़ा है, -1 पड़ा है, -1 पड़ा है। शुरू करूँ? टॉप डाउन कर रहे हैं अभी भी, ठीक है। मैंने बोला f(5) की कॉल आई, सबसे पहले किसको कॉल करा इसने n-1 यानी f(4) को कॉल कर दिया। इसने किसको कॉल किया? f(3) n-1 कॉल कर दिया। इसने किसको कॉल किया? f(2) को। इसने किसको कॉल किया? f(1) को, जो कि अपने आप में क्या है? बेस केस है। इसने क्या बोला? f(1) का आंसर मुझे पता है क्या है? 1, तो f(1) का आंसर स्टोर हो गया। इसने किसको कॉल की? f(0), क्या है ये बेस केस है। इसने अपना आंसर रिटर्न कर दिया 0, मुझे 0 का आंसर पता है क्या है? 0 स्टोर हो गया किसके अंदर? डीपी एरे के अंदर। f(2) का आंसर बन जाएगा 1 से और 0 से, 1 + 0 क्या बन गया? 1। f(2) का आंसर क्या स्टोर हो गया? 1। इसने क्या रिटर्न कर दिया? 1। f(3) ने कॉल की यहाँ पर f(1) को, जो कि अपने आप में क्या है? बेस केस। इसने क्या रिटर्न कर दिया? 1। f(3) का आंसर क्या बन गया? 1 + 1 2। आपने यहाँ पे 2 स्टोर कर लिया और रिटर्न कर दिया 2। f(4) ने यहाँ पर कॉल की f(2) को, पर f(2) ऑलरेडी सॉल्व्ड वाला केस है। कैसे? देखो 2 का आंसर निकाला हुआ है, आंसर 1 है, तो इसने विदाउट मोर रिकर्सिव कॉल सीधा यहाँ पर आंसर रिटर्न कर दिया, जो कि क्या है? 1। f(4) का आंसर निकल गया 2 + 1 3, तो यहाँ पे 3 आ गया, इसने 3 रिटर्न कर दिया। f(5) ने कॉल लगाई f(3) को। f(3) ऑलरेडी एग्जिस्ट वाला केस है, क्योंकि 3 के अंदर आंसर पड़ा हुआ है 2, तो इसने रिटर्न कर दिया सीधा 2। f(5) का आंसर आ गया 3 + 2 5, तो आपने यहाँ पे 5 स्टोर कर लिया। समझ में आई डीपी? समझ में आई डीपी दोस्त? समझ में आई डीपी दोस्त? यस और नो? समझ में आई डीपी दोस्त? यस और नो? 100% सेज यस, बढ़िया। 99% सेज यस, बहुत बढ़िया भैया। बेस केस भी आंसर स्टोर कर रहा है, बेस केस आंसर रिटर्न कर रहा है, और कोई भी आंसर रिटर्न हो डीपी में तो स्टोर कर ही रहे हो तुम। एक बच्चा कह रहा है टॉप डाउन कैसे? बेटा देखो 5 से 4 पे आए हो, 4 से 3 पे आए हो, 3 से 2 पे आए हो, 2 से 1 पे आए हो, टॉप डाउन नहीं हो गया। वेक्टर मस्ट नहीं, वेक्टर एरे से करना है, एरे से कर लो यार, इसमें कोई इशू नहीं है। तुमने वहाँ पे वैसे भी वेक्टर का जो यूज़ केस था वो साइज डबल कर लेता है, डायनामिक होता है। n+1 साइज तो फिक्स कर ही दिया ना तुमने, तुम एरे से कर लो तब भी n+1 साइज फिक्स करके कर लोगे तुम, तुम्हारी मर्जी है। कॉम्प्लेक्सिटी है, तुम यहाँ पे n प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और एक प्रॉब्लम ऑफ 1 टाइम खा रही है, तो अगेन ऑफ n टाइम खा जाएगा ये, है ना। वाई डीपी टफ का है, रिकर्जन आता है, डीपी आसान है, सिंपल। ये था तुम्हारा टैबुलेशन मेथड। अगेन स्टेप्स रिपीट करता हूँ, क्या स्टेप था? कोड दिखा के बता देता हूँ। सबसे पहले अपना डीपी एरे क्रिएट कर लो, बहुत बढ़िया क्रिएट कर लिया है। उस डीपी एरे के अंदर आंसर को स्टोर कर लो, ठीक है जी, आंसर स्टोर भी कर लिया है। और फिर एक बार चेक कर लेना कोई भी प्रोसेसिंग करने से पहले कि पहले से आंसर निकाला तो नहीं हुआ। अगर पहले से आंसर निकाला हुआ तो रिटर्न कर दो, खत्म। एक बच्चा कह रहा है इसमें रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन, इसमें मेमो क्या है? रिकर्जन तो ये वाला पार्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, ये रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन लिखा हुआ। रिकर्जन तो ये वाला पार्ट है लाइन नंबर 29 के अंदर। मेमोराइजेशन क्या है? आप स्टोर कर रहे हो,
तो देखो स्टोरेज वाला काम यहाँ पर हो रहा है और चेक कर रहे हो कि पहले से आंसर तो प्रिंट कर दो, रिटर्न कर दो। तो ये मेमोराइजेशन वाला पार्ट है जहाँ पे आप डीपी वाले एरे को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो ना, कि पहले से आंसर तो रिटर्न कर दो या फिर नया आंसर है तो स्टोर कर लो, तो वो मेमोराइजेशन वाले पार्ट के अंदर आ जाएगा। 0 और 1 का हो रहा है क्या स्टोर। देखो यार 0 वाले केस के अंदर आपके पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और 1 वाले केस के अंदर आपके पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो स्टोर करने की नीड पड़ेगी, स्टोर करने की नीड पड़ेगी। आई डोंट थिंक सो कि उसके लिए स्टोर करने की नीड पड़ेगी, ठीक है। पर लेट्स से तुम चेक करना चाहते हो तो एक बार डीपी को यहाँ पे ना प्रिंट करके देख लेता हूँ, अगर तुम्हें जानना ही है तो हमने क्या किया यहाँ पर, फॉर ऑटो आई बिलोंग्स टू डीपी सी आउट आई, ठीक है। जीरो 1 में आंसर स्टोर नहीं कर रहे हो, सीधा सीधा आंसर तो मिल ही रहा है, ठीक है। सीधा सीधा आंसर तो मिल ही रहा है। तुम जब भी 1 के लिए कॉल लगाते हो सीधा आंसर मिल के आ जाता है तुम्हें यहीं से, और 0 के लिए कॉल लगाते हो सीधा आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पे उसके लिए स्टोर तो नहीं कर रहे हो तुम, बेस केस से रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो ये कहानी थी तुम्हारी टॉप डाउन अप्रोच की, ठीक है। अब तुम्हें लेके चलता हूँ टैबुलेशन मेथड के ऊपर। टैबुलेशन मेथड, टैबुलेशन मेथड क्या होता है ये क्या होता है। इसमें टैबुलेशन से पता लग रहा है कोई चार्ट होगा, कोई 1D चार्ट, कोई 2D चार्ट, उसको फिल कर रहे होगे आप, है ना। बॉटम अप भी बोला हुआ है आपने, तो 0 से n की तरह आप सोल्यूशन बिल्ड करते हुए जा रहे होगे, ठीक है। बड़ा बड़ा आसान तरीका, ध्यान से ऑब्जर्व करो। क्या मैं कह सकता हूं कोई भी नंबर पिछले वाले 2 नंबर का सम है, हाँ या ना, हाँ या ना। कोई भी नंबर पिछले वाले 2 नंबर का सम है, क्या मैं ये कह सकता हूं। हाँ कह सकते हो। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से, बहुत ध्यान से। अगर मैं यहाँ पर किसी तरीके से 0th नंबर इंसर्ट कर दूँ, अगर मैं यहाँ पर किसी तरीके से फर्स्ट नंबर इंसर्ट कर दूँ, तो क्या पुराना, तो क्या आगे का पूरा 0 1 1 2 3 5 8, तो क्या आगे का पूरा टेबल फिल कर सकता हूँ मैं। अगर मुझे सिर्फ ये 2 बेसिक डेटा पता हो तो क्या आगे का फिल कर सकता हूँ। हाँ कैसे भैया, dp ऑफ 2 विल बी इक्वल टू dp ऑफ 1 प्लस dp ऑफ 0। dp ऑफ 1 की वैल्यू आपने 1 रखी है, dp ऑफ 0 की वैल्यू 0 रखी है, 1 आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। भैया dp ऑफ 3 इज इक्वल्स टू dp ऑफ 2 प्लस dp ऑफ 1। dp ऑफ 2 की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, 2 आ गया, 2 लिख दिया। भैया dp ऑफ 4 इज इक्वल टू dp ऑफ 3 प्लस dp ऑफ 2, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 1 है, 2 प्लस 1 आंसर 3 आ गया, बहुत बढ़िया। भैया dp ऑफ 5 इज इक्वल्स टू dp ऑफ 4 प्लस dp ऑफ 3, 3 प्लस 2 यानी कि 5 आ गया। तो ये तो मजाक था क्या, ये आसान लगा तुम्हें टैबुलेशन। ध्यान सुनना मेरी बात को, लिखना अपने दिमाग के अंदर, अपनी कॉपी के अंदर जहाँ लिखना है। अगर तुम्हें स्टार्टिंग का कुछ डेटा अगर पता हो, अगर तुम्हें बस इतना पता हो, स्टार्ट के टाइम थोड़ा सा डेटा पता हो, तो तुम बाकी का आंसर बिल्ड कर पाते हो। ये बाकी का आंसर हमने किस फॉर्मूले के बेसिस पे बिल्ड किया है, बाकी का आंसर किस फॉर्मूले के बेसिस बिल्ड किया है भैया, ये वाला फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला कौन था, रिकर्सिव रिलेशन। अब लिखते रहो, बाद में भूल जाओगे फिर। आगे का आंसर किस फॉर्मूले के बेसिस पे बिल्ड किया है, रिकर्जन के बेसिस पे। ये स्टार्टिंग का आंसर कहां से आया मेरे पास, 0 और 1 कहां से आया, बेस केस से। अब स्ट्रैटेजी बनाओ। इसका मतलब टैबुलेशन मेथड के अंदर स्टेप नंबर 1 क्या करता हूं, लिखो। इसका मतलब टैबुलेशन मेथड के अंदर स्टेप नंबर 1 क्रिएट अ डीपी एरे। लॉजिकल। स्टेप नंबर 1 क्रिएट अ डीपी एरे। सेकेंड स्टेप कि भाई इनिशियल डेटा फिल कर दो। स्टेप 1 क्रिएट अ डीपी एरे। स्टेप 2 इनिशियल डेटा फिल कर दो। इनिशियल डेटा कैसे फिल होगा, बेस केस के आधार पे। तो स्टेप 2 क्या कहता है कि भैया बेस केस को ऑब्जर्व करो, अकॉर्डिंगली डीपी एरे को फिल कर दो मैनुअली। बेस केस को ऑब्जर्व करो, अकॉर्डिंगली डीपी एरे को फिल कर दो मैनुअली। 2 स्टेप हो गए। स्टेप नंबर 3, बचे हुए
डीपी एरे को फिल कर दो यूजिंग रिकर्सिव रिलेशन। खत्म, 3 चीजें थी बस। स्टेप नंबर 1 टैबुलेशन के अंदर बताओ मित्रों क्या था स्टेप नंबर 1? भैया स्टेप नंबर 1 है क्रिएट डीपी एरे। बहुत बढ़िया भैया। स्टेप नंबर 2 है कि एनालाइज करो किसको? बेस केस को। कहाँ है वो? रिकर्सिव सॉल्यूशन के अंदर। एंड फिल कर दो डीपी एरे अकॉर्डिंगली। थर्ड, फिल रिमेनिंग डीपी एरे यूजिंग लॉजिक ऑफ, लॉजिक लिख दो या फॉर्मूला लिख लो, रिकर्सिव रिलेशन। आई थिंक मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी, ठीक है? क्या तीनों स्टेप राइट डाउन कर लिए हमने? देखो ये सारी थ्योरी जो बता रहा हूँ ये आज की लड़ाई है। यही सेम स्टेप के दम पे सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, यही सेम स्टेप के दम पे सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है? आज धीरे पढ़ा रहा हूँ, आगे सारी क्लासेस फटाफट कराऊंगा, ठीक है? मैंने तभी कहा था आज ही क्लास में आ जाना। बस करूँ कोड, करूँ कोड? चलो आ जाओ, चलो आओ कोड करने की कोशिश करते हैं। तो मैं गया यहाँ पे, मैंने बोला यार ये तो अलग से सॉल्यूशन लिखता हूँ। मैंने बोला इंट सॉल्व यूजिंग टैबुलेशन। क्या टैबुलेशन मेथड के अंदर कोई रिकर्सिव कॉल होगी? क्या टैबुलेशन मेथड के अंदर कोई रिकर्सिव कॉल होगी? नहीं भैया, आपने खुद तो बोला रिकर्जन पर बेस्ड ही नहीं है, रिकर्सिव कॉल कहाँ से आएगी? मैंने कहा वेरी गुड, सिंपल। अपना एन आपने सेंड कर दिया, बहुत बढ़िया। स्टेप नंबर 1 मित्रों बताओ क्या चाहिए स्टेप नंबर 1 में? मैंने बोला स्टेप नंबर 1 में हमने क्या बोल दिया? हमने बोला वेक्टर ऑफ इंट n+1 -1। आसान है। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया दोस्त, ठीक है? स्टेप नंबर 2 क्या है? एनालाइज बेस केस एंड फिल डीपी एरे। चलो बेटा फिल करने चले, फिल करने चलते हैं। n 0 के लिए आंसर क्या है? n, यानी 0 अगर n की वैल्यू है तो आंसर भी 0 होगा। तो इसका मतलब क्या है? डीपी ऑफ 0 में 0 स्टोर कर लो। n 1 है तो यानी डीपी ऑफ 1 के अंदर आंसर क्या है? आंसर n होगा। n तो 1 था तो 1 स्टोर कर लो। क्या ये मुश्किल था? डीपी ऑफ 0 में आपने 0 स्टोर किया, डीपी ऑफ 1 में आपने 1 स्टोर किया। लेट्स से आप ये जानना चाहते हैं कि डीपी ऑफ 0 दर्शाता क्या है? डीपी ऑफ 0 दर्शाता है 0th टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज। डीपी ऑफ n दर्शाता है nth टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज, ठीक है? बहुत बढ़िया, दोनों स्टेप हो गए। स्टेप नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट, फिल द रिमेनिंग डीपी एरे। अब ये बोलना बहुत आसान है अब ये बोलना बहुत आसान है कि रे बचा हुआ एरे फिल कर दो यार, बचा हुआ एरे फिल कर दो। बड़ा आसान है। मुझे बताओ एरे का साइज क्या था? मुझे बताओ एरे का साइज क्या था? एरे का साइज n+1 था। ध्यान देखते चलो, याद आएगा, अभी सब समझ में आएगा। एरे का साइज क्या था? n+1 था। बहुत बढ़िया। अगर एरे का साइज n+1 था, इसका मतलब एरे के इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक होंगे? इसका मतलब एरे के इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहे हैं? इंडेक्स 0 से लेकर n तक मूव कर रहे होंगे, हाँ या ना? 0 से n तक, बहुत बढ़िया। जिसमें से कौन सा इंडेक्स फिल हो चुका है? कौन सा फिल हो चुका है भैया? आपने लाइन नंबर 37 और 38 पे 0 and 1 को फिल कर दिया है। तो बचा कौन सा इंडेक्स? बचा कौन सा इंडेक्स भैया? 2 से लेके n तक, ठीक है? अगर मुझे 2 से लेके n तक ट्रैवर्स करना है, कैसे करता हूं? लूप से। बहुत बढ़िया। फॉर इंट i is equal to 0, i less than equal to n, i प्लस प्लस n तक जाना है ना दोस्त, ये लूप लगाना है, ठीक है? इतना समझ में आया? तो तुम्हें सबसे पहले ये रिमेनिंग फिल करने के लिए समझना था कि लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा,
उसके लिए तुम्हें देखना पड़ेगा ओवरऑल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। 0 से n तक आपके पास इंडेक्सेस थे, 0 का आंसर निकाल चुके हो, 1 का आंसर निकाल चुके हो, तो कॉमन सेंस की बात है अब तुम्हें 2 से लेके जाना पड़ेगा, 2 से लेके n तक का आंसर निकालना पड़ेगा। लॉजिकल, 2 से n तक का आंसर निकालना पड़ेगा। सवाल है अंतर इंसर्ट क्या करूँ? मैंने क्या कहा था, चीज़ें क्या हैं, चीज़ें क्या हैं, आसान है। तो कॉपी पेस्ट कर लो भैया, कॉपी पेस्ट कर लो। हम गए और क्या करना चाहिए मुझे, वैसे क्या कॉपी पेस्ट करूं? ये पूरा पार्ट कर लूँ, ये इतने से काम बन जाएगा? बताओ मित्रों, पूरा पार्ट करूं या छोटे से काम बन जाएगा? जल्दी बोलो। इसकी नीड तो है ही नहीं, इसकी नीड तो है ही नहीं। हम तो आंसर बिल्डअप कर रहे हैं, आंसर बिल्डअप कर रहे हैं, हर बार नया आंसर बिल्डअप करने चल रहे हैं। सिंपल ये वाला पार्ट उठा लो, यानी बेस लिखते चलना भाई, मैं बता रहा हूँ, भूल जाओगे। बेस ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कंडीशन के जस्ट नीचे जो रिकर्जन का पूरा एंटायर लॉजिक है, कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया, ये लो कॉपी कर लिया, बहुत बढ़िया। रिटर्न वाला करने की नीड नहीं है, सिंपल एक ये लाइन बचती है, ये लाइन कॉपी कर ली, पेस्ट कर दी। आसान लग रहा है अभी तक? आसान लग रहा है? आसान लग रहा है? बढ़िया। मैंने बोला कि भैया रिकर्जन तो आपने मना किया था, रिकर्जन कहां से आ गया? मैंने ओ सॉरी गाइस, गलती हो गई, ये n-1 रिकर्सिव कॉल को मैंने dp ऑफ n-1 में कन्वर्ट कर दिया। सॉरी गाइस, गलती हो गई। फिर मुझे आपने बोला भैया रिकर्जन तो आपने मना किया था, मैंने कहा सॉरी गाइस, गलती हो गई, इसको मैंने dp ऑफ n-2 में कन्वर्ट कर दिया। हो गया, हो गया। तो ध्यान सुनो, फिर दोबारा सुनो एक और चीज। फोर लूप के अंदर आफ्टर कॉपी पेस्ट रिकर्सिव कॉल्स को डीपी के अंदर कन्वर्ट करना है। फोर लूप के अंदर आफ्टर रिकर्सिव, फोर लूप के अंदर जब कॉपी पेस्ट कर दोगे रिकर्सिव कॉल्स को डीपी में कन्वर्ट करना है। अब आंसर रिटर्न करने की बारी आती है, ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग होता है दोस्त, आंसर रिटर्न करना है। इसका भी तुम्हें ट्रिक बताता हूँ बड़ी प्यारी सी, तुम भूल जाओगे 0 करूँ कि 1 करूँ, असली आंसर 1 कहाँ रहा है मैं समझाता हूँ। मैंने सिंपल सी बात बोली, टॉप डाउन सॉल्यूशन के अंदर तुम किसके लिए कॉल कर रहे थे, किसके लिए कॉल कर रहे थे, क्या आंसर निकाल रहे थे? भैया n के लिए कॉल करी थी, n के लिए कॉल करी थी, तो यहां पर भी n ही रिटर्न कर दो बेटा, है ना। जो तुमने कॉल करी थी n के लिए करी थी ना बेटा, n के लिए करी थी, उसे यहां पर रिटर्न कर देना। बन गया बेटा तुम्हारा बॉटम अप डीपी, ये आ गया तुम्हारा बॉटम अप डीपी सॉल्यूशन। इसे एक बार कॉल करके देख लेते हैं। हमें बोला int answer is equals to solve using tabulation n, यहाँ पे एक और चीज़ गलती करी है हमने। ये जो लूप चल रहा है, ये लूप किसके लिए चल रहा है? आई के लिए। तो हमें डीपी के अंदर किसको इंसर्ट करना पड़ेगा? आई को इंसर्ट करना पड़ेगा। ये बन गया डीपी ऑफ आई, ये बन गया डीपी ऑफ i-1, ये बन गया डीपी ऑफ i-2। यानी लूप के अंदर किसके चीज़ का ध्यान रखना पड़ा? सबसे पहला मुझे यहाँ पे क्या करना था, स्टेप नंबर 1, कॉपी पेस्ट दी। मैं तुम्हें अभी बिल्कुल स्क्रैच से भी सिखाऊंगा, दोबारा सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। रिकर्सिव लॉजिक के बाद हमने बोला रिप्लेस रिकर्सिव कॉल्स विद डीपी एरे, और लास्ट हमने क्या किया, मेक श्योर डीपी एरे इज यूजिंग लूपिंग वेरिएबल आई। बढ़िया, इन 3 चीज़ों को ध्यान रखना दोस्त इसके अंदर, ठीक है। आगे तो आई थिंक चल जाना चाहिए, रन करके देख लेते हैं, कोई गलती हुई तो पता लग जाएगा। चला गया क्या मित्रों? चला ये क्या? चला ये? आई थिंक चला, ठीक है, आई थिंक चलेगा, बहुत बढ़िया। सबमिट करते हैं, कोई गड़बड़ होगी तो पता लग जाएगा। अभी फट गया तो किसी ना किसी केस में फट रहा है, आई थिंक 0 वाले केस में फट रहा होगा ये, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू 0 होती तो आपने यहाँ पे 0 सेंड कर दिया। अगर आपने 0 सेंड कर दिया तो सिंगल साइज का आपका वेक्टर बन जाता।
अगर 1 साइज का आपका वेक्टर बन गया तो क्या 1 इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कि अगर आपकी n की वैल्यू 0 है तो उसको यहीं पे निपटा लो, नहीं तो कोड फट जाएगा। रिटर्न dp ऑफ 0, खत्म, सबमिट करो, चलना चाहिए। बढ़िया, क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। कभी कभी ऐसे एक्स्ट्रा हैंडल करना पड़ता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अभी मैं फिर से ये पूरे के पूरे कोड को हटाऊंगा, मैं फिर से पूरा का पूरा कोड करूंगा, ठीक है, ताकि मैं तुम्हें रिफ्रेश करा पाऊँ कि डीपी का कोड कैसे किया था। शुरू करें दोस्त, शुरू करें शुरू डीपी। सबसे पहला ध्यान किस पे होगा? मेरा सबसे मेजर फोकस किस पे होगा? रिकर्सिव सॉल्यूशन के ऊपर। रिकर्जन मैंने लिख लिया तो मैं डीपी का कोई भी सॉल्यूशन लिख लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने बोला कि एक रिकर्जन के द्वारा सॉल्व करके आते हैं। तो मैंने बोला प्लेन रिकर्जन, हमने बोला इंट सॉल्व यूजिंग रिकर्जन, और यहाँ पे मेरे पास n आ गया। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा? एक बेस केस लिख दिया। बेस केस के अंदर मैंने बोला अगर n मेरा 0 है या फिर मेरा क्या यार n मेरा 1 है, तो इस केस में क्या करूँगा? रिटर्न कर दूंगा n। बहुत बढ़िया। यहाँ पर रिकर्सिव रिलेशन निकला। हमने बोला कि अगर मेरा आंसर कैसे निकलेगा? सॉल्व, कॉपी कर लो ना, कौन लिखेगा इतना सारा? सॉल्व यूजिंग रिकर्जन n-1 प्लस सॉल्व यूजिंग रिकर्जन n-2। बढ़िया, रिटर्न कर दिया आंसर। क्या रिकर्सिव सॉल्यूशन सबको समझ में आता है? यहाँ तक हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, बहुत पहले वीक्स में हम समझ चुके थे कि ये रिकर्सिव सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये तो सही चल रहा होगा हमारा, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं होनी चाहिए यार, ठीक है, बढ़िया, सही चल रहा है। मैंने बोला मैं इसे नहीं कर रहा हूँ, मेरे को क्या चाहिए? मेरे को रिकर्जन प्लस मेमोआइजेशन चाहिए। तो मैंने एक फंक्शन लिखा सॉल्व यूजिंग मेमोआइजेशन। बढ़िया। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है मित्र, बताना एक बार। सबसे पहला स्टेप क्या होता है भैया? स्टेप नंबर 1, क्रिएट डीपी एरे। इसके लिए हमने क्या किया? वेक्टर ऑफ एंट डीपी एरे क्रिएट कर लिया। कितने केसेस हैं भैया? 0 से लेके n, यानी n+1 केसेस हैं। तो आपने n+1 साइज का डीपी एरे बना लिया। इसको इनिशियलाइज कर लिया आपने किससे? -1 से। क्यों किया -1 से इनिशियलाइज? ताकि मैं पता लगा पाऊँ कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पर कोई आंसर इंसर्ट हुआ था कि नहीं हुआ था। अगर -1 है पड़ा हुआ तो आंसर इंसर्ट नहीं हुआ है, कुछ और है तो आंसर इंसर्ट हुआ पड़ा है, ठीक है। मैंने इस डीपी एरे को पास कर दिया इस फंक्शन के अंदर। तो मैंने बोला इंट आंसर इज इक्वल टू दिस आंसर। बढ़िया। तो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया, मैंने डीपी एरे क्रिएट कर दिया है। बहुत बढ़िया। मैंने बोला यार ज़्यादा मैं दिमाग लगाऊंगा नहीं, मैं तो करूँगा क्या चीज़, अपन करेंगे सीधी कॉपी पेस्ट। तो मैंने सिंपल ये कोड उठाया, इस कोड को यहाँ पर चिपका दिया। बहुत बढ़िया। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है भैया? स्टेप नंबर 2 यहाँ पर होता है। कहाँ पर? जहाँ पर रिकर्सिव रिलेशन होता है। तो आपने क्या बोला? स्टोर आंसर इन डीपी एरे। तो आपने बोला सिंपल, जो भी मेरा आंसर है उसको मैं डीपी के अंदर स्टोर कर लूँगा। डीपी ऑफ व्हाट? डीपी एन की डीपी चल रही है, तो डीपी ऑफ एन। डीपी ऑफ एन का मतलब कि एन एस फिबोनाची नंबर। आपने इसको इसमें स्टोर कर लिया। रिटर्न भी करो भैया, रिटर्न भी करो ऐसे, ठीक है। बहुत बढ़िया, इस प्रकार से आपने कर लिया ये, ठीक है। आई थिंक ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। एक बार मुझे बताना मित्रों, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि आपका ऐसे लिखा, आपने सिंपल जाके लिख दिया डीपी ऑफ एन इज इक्वल टू। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से ऐसे भी हो सकता है। देखते हैं, ऐसे लिख के देखते हैं, पर कंफ्यूज नहीं करूँगा मैं। चलो नॉर्मली कर लेते हैं, तुम कंफ्यूज होगे बाद में यार, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, इतना मुझे पता है। स्टोर इन डीपी एरे हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो आपने क्या किया? आपने सेकंड स्टेप कर लिया, डीपी ऑफ एरे डीपी के अंदर स्टोर कर लिया। बहुत बढ़िया, 2 स्टेप हो गए। लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप कहाँ पर होता है? बेस केस के जस्ट बाद। स्टेप 3 पे जाओ, ये आपका बेस केस है, इसके जस्ट बाद जाओ। अगर आंसर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो रिटर्न कर दो आंसर को। तो आपने बोला कि अगर मेरे डीपी के अंदर -1 नहीं पड़ा हुआ, डीपी ऑफ एन नॉट इक्वल टू -1, तो सिंपल रिटर्न कर दो डीपी ऑफ एन को। क्या ये मुश्किल था? आई डोंट थिंक सो। तो आपने ये टॉप डाउन का कोड, रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन का कोड राइट डाउन कर दे, एक बार रन करके देख लेते हैं।
गलती इसमें फिर दोबारा वही कर दी भैया आपने, बार बार सेम गलती, फंक्शन का नाम चेंज करो, फंक्शन का नाम चेंज करो, फंक्शन का नाम चेंज करो, कर दिया, डीपी पास करो, डीपी पास कर दी। मैं हमेशा करता हूँ यार, पता नहीं क्यों भूल जाता हूँ मैं। अब रन करो, अपनी गलतियां पता होनी चाहिए दोस्त। सही चल रहा है, बढ़िया। मैं इसको जो आपको बता रहा था ना मेमोराइजेशन के लिए, मैं सिंपल यहाँ पर अगर लेट से आंसर लिख दूँ और यहाँ पर भी लेट से इज इक्वल टू आंसर लिख दूँ, आई थिंक तब भी चलना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार रन करता हूँ, चलना चाहिए मेरे हिसाब से, तो चल रहा है। सबमिट कर देखता हूँ, चल रहा है, बढ़िया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, पर ठीक है मैं तुम्हें सिंपल ही करके देता हूँ, कंफ्यूज नहीं करूँगा। तो क्या मुझे टॉप डाउन डीपी तक समझ में आ गया है? तो क्या मुझे टॉप डाउन डीपी तक समझ में आ गया है? पर क्या मैं कह सकता हूँ कि टॉप डाउन डीपी के अंदर रिकर्सिव कॉल्स तो हैं? तो रिकर्सिव कॉल तो है, तो फंक्शन कॉल का ओवरहेड साथ ही साथ स्पेस बढ़ रहा होगा। ये दो चीज़ों का नुकसान हो रहा है मुझे। तो ये स्पेस कैसे बचाऊँ भैया? आइटरेटिव अप्रोच के साथ। आइटरेटिव अप्रोच कौन सी होती है भैया? टैबुलेशन मेथड, जिसे हम बॉटम ऑफ डीपी भी कहते हैं। तो मैंने बोल दिया सॉल्व यूजिंग टैबुलेशन, यहाँ मेरे पास एन आ गया, बहुत बढ़िया। इसे मैंने कमेंट कर दिया, मैंने यहाँ पर निकाला इंट आंसर इज इक्वल टू सॉल्व यूजिंग टैबुलेशन एन, बढ़िया। स्टेप नंबर 1 मित्रों, स्टेप नंबर 1 क्रिएट डीपी एरे। क्या यहाँ पर ध्यान सुनना, बात बड़ी डीप है, बाद में काम आएगी तुम्हारी। क्या यहाँ पर हमेशा जस्ट कॉपी कर दूँ जो हमने यहाँ पे किया था, जो टॉप डाउन में किया था वही हमेशा कॉपी कर दूँ? ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। दिमाग का यूज़ करना, फंस जाओगे किसी ना किसी केस के अंदर। कॉपी के बारे में मत सोचना, मेजॉरिटी केसेस में चल जाता है, पर कोई ना कोई 30-20% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर नहीं चलेगा। वो केस हम देखेंगे, टेंशन मत लेना। तो हमने खुद से यहाँ पर अभी तो हमने सिंपल क्रिएट कर दिया वेक्टर ऑफ इंट डीपी n+1 साइज -1। स्टेप नंबर 1 डन। स्टेप नंबर 2 की बात करता हूँ। मैंने बोला एनालाइज बेस केस एंड फिल डीपी एरे। मैं बेस केस चेक करने गया, बेस केस ने बोला n इज इक्वल टू 0 के लिए आंसर 0 है। अगर तुम्हें ये वाला बेस केस समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे लिख देता हूँ, इफ n इज इक्वल टू 0 रिटर्न 0, इफ n इज इक्वल टू 1 रिटर्न 1। ऐसे कर लो अगर तुम्हें वो समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है। ठीक है, तो मैंने कहा n इक्वल टू 0 के लिए क्या है आंसर? 0 है। तो मैंने बोला कि dp ऑफ 0 का आंसर 0 है। फिर मैंने बोला dp ऑफ n इक्वल टू 1 के लिए आंसर 1 है। तो मैंने बोला dp ऑफ 1 के लिए आंसर 1 है। क्या ये समझ में आता है? क्या ये समझ में आता है? बढ़िया। अब आता है सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टेप नंबर 3, फिल द रिमेनिंग डीपी एरे। बढ़िया। इसके लिए आपको देखना है कि कहाँ से कहाँ तक आपको डीपी एरे को फिल करना है। आपका डीपी एरे का साइज क्या है? आपका डीपी एरे का साइज क्या है? आपके डीपी एरे का साइज आपने n+1 लिया हुआ है। इसका मतलब इंडेक्स कहाँ से मूव करेगा? इंडेक्स आपका मूव करता होगा फ्रॉम 0 to n, और आपने 0 and 1 इंडेक्स को ऑलरेडी फिल कर लिया है। इसका मतलब 2 इंडेक्स से n इंडेक्स तक अभी फिल्ड नहीं है। इसका मतलब फोर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 2 इंडेक्स से लेके n इंडेक्स तक। क्या मानते हो कि नहीं मानते हो? यस और नो? यस और नो? बढ़िया। अब आती है मेजॉरिटी चीज़ें। स्टेप नंबर 1, कॉपी पेस्ट करो रिकर्सिव लॉजिक को। बढ़िया। तो मैं गया और मैं कॉपी पेस्ट करने चला गया। ये रहा रिकर्सिव लॉजिक, इसे कर लिया कॉपी और इसे चिपका दिया यहाँ पे। बहुत बढ़िया। यहाँ पे स्टेप नंबर 2 मैंने बोला रिप्लेस रिकर्सिव कॉल्स विद डीपी एरे। तो मैंने ये जो n-1 की कॉल थी इसको किस में रिप्लेस कर दिया? इस n-1 की कॉल को मैंने dp ऑफ n-1 में रिप्लेस कर दिया। ये n-2 की कॉल को मैंने dp ऑफ n-2 dp में रिप्लेस कर दिया। बहुत बढ़िया। लास्ट चीज़
लास्ट स्टेप, मेक श्योर इंडेक्स वेरिएबल इज लूपिंग वेरिएबल। क्या बोल दिया मैंने? मेक श्योर डीपी एरे इज यूजिंग लूपिंग वेरिएबल। अब ठीक है, बहुत बढ़िया। डीपी एरे तो n यूज कर रहा है और यहां पर लूपिंग वेरिएबल तो इंडेक्स है, तो इसको इंडेक्स लिखो, इंडेक्स, इसको इंडेक्स लिख दो, इंडेक्स, इसको इंडेक्स लिख दो। क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। इससे बाहर निकले, आपने बोला रिटर्न आंसर। आंसर कैसे पता लगेगा? आपने टॉप डाउन देख लिया, n का आंसर आप निकाल रहे थे, इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप n का आंसर निकाल रहे थे, आपने सेम चिपका दिया। कहाँ पर ये चेंज करेगा या फिर कैसे इसको और डेप्थ में सोचना होता है, आगे आने वाले क्वेश्चन के अंदर हम सीखेंगे। अभी के लिए सिंपल देख लो इसको, बढ़िया। तो आपने टैबुलेशन के द्वारा भी इसको सॉल्व कर दिया। चेक करते हैं एक बार रन करके, चेक करते हैं एक बार, सही चल रहा है। पर ये फट जाएगा, क्यों? क्योंकि मान लो अगर आपके n की वैल्यू 0 है, यानी 0th फिबोनाची नंबर चाहिए, तो n की वैल्यू 0 पास होगी, जिससे आपने 0 + 1 1 साइज का वेक्टर बना लिया। 1 साइज का वेक्टर मतलब 1 एलिमेंट स्टोर करेगा। पहला एलिमेंट की बात कर रहा हूं, कहां पे स्टोर होगा? 0 इंडेक्स पे। तो अगर एक साइज का वेक्टर है तो उसमें 0 इंडेक्स एग्जिस्ट करेगा बस। आप जब यहाँ 1 इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश करोगे तभी आपका कोड फट जाएगा, क्योंकि आपने खुद से बोला है कि सिर्फ एक एलिमेंट स्टोर करने लायक वेक्टर बनेगा। तो ये लाइन फट जाएगी 0 वाले केस में। तो आपने अलग से 0 वाला केस यहाँ पे हैंडल कर लिया कि अगर मेरे n की वैल्यू 0 है तो भैया रिटर्न कर देना 0 आंसर। अगेन ज़रूरी नहीं है कि ये केस बने, ये आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया। एरर देख लेना, क्या एरर आ रहा है उससे पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल कहानी थी। ठीक है, अभी तक आप डीपी के क्या स्टेप्स कर चुके हो? आपको रिकर्जन से सॉल्व करना आ चुका है, आपको मेमोराइजेशन सॉल्व करना आ चुका है, आपको आइटरेटिव अप्रोच आ चुकी है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अभी हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। जितने क्वेश्चन का नंबर बढ़ाता जाऊँगा उतना अच्छे समझ में आता जाएगा। क्या बात समझ में आती है? हमेशा -1 से इनिशियलाइज करेंगे? नहीं, हमेशा -1 से इनिशियलाइज नहीं करेंगे। मेजॉरिटी क्वेश्चन को देख के पता लगेगा। वो -1 भी कर सकते हैं, कभी कभी 0 भी यूज़ करते हैं, कभी कभी इंट मिन भी यूज़ करते हैं, कभी कभी इंट मैक्स भी यूज़ करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन को देख के आइडिया लगेगा। यहाँ पर -1 रखना सेफ था, दैट्स वाई -1 यहाँ पर मैंने रख लिया। ठीक है, बहुत जो मेमोराइजेशन से हो गया, क्या कंपल्सरी टेबुलेशन से भी हो जाएगा? हाँ, कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। विदाउट डीपी रुको तो तुम यार बड़े बहुत जल्दी में रहते हो, सिखा रहा हूँ ना मैं अभी। हम n+1 क्यों लेते हैं बेटा? यहाँ पे फिबोनाची जो हम गेम पढ़ रहे हैं, इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि 0th टर्म भी एग्जिस्ट करती है और nth टर्म भी एग्जिस्ट करती है। तो 0 से n की रेंज चल रही है, तो 0 से n के चक्कर में हमें n+1 लेना पड़ रहा है। इसमें इंट मिन भी तो रख सकते थे, बिल्कुल रख सकते थे, क्यों नहीं? एक बच्चे ने बोला यहाँ पे -1 की जगह इंट मिन भी रख सकते थे, बिल्कुल रख सकते थे, बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्त, रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन कराऊंगा और क्लैरिटी मिलेगी। अभी जितना कराए सिर्फ उतना में फोकस करो, जैसे क्वेश्चन करने शुरू करेंगे आगे समझ में सब आएगा। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिमेन सेम दोनों के दोनों, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में फर्क पड़ेगा। आपका आइटरेटिव सोल्यूशन एंड टैबुलेशन सोल्यूशन की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी होगी एज कंपैरिजन टू आपके रिकर्सिव अप्रोच। अब लास्ट पार्ट जो था, मैंने बोला था क्या है वो लास्ट पार्ट? स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। यहां पे ध्यान देना भाई, ये है वो पार्ट जो तुम्हें डिफरेंशिएट करेगा बाकी बच्चों से। जो शायद तुम्हारा दोस्त है, साइड में तुम्हारी कुर्सी पे बैठता है, डेस्क पे बैठता है कॉलेज में, उसे ये नहीं आता, वो वैसे तो वो भी नहीं आता होगा, पर उसे ये नहीं आता। ठीक है, चलो आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से रिपीट करता हूँ। क्या तुम रिकर्सिव सोल्यूशन निकाल सकते हो किसी भी सोल्यूशन का, क्वेश्चन का? क्या तुम रिकर्सिव सोल्यूशन निकाल सकते हो? पोल में बताओ मुझे एक बार, क्या रिकर्जन तुम्हें अच्छे से आता है? मेरे साइड वाले को रिकर्जन नहीं आता, पता है मुझे, रिकर्जन में फंस जाती दुनिया यार। 95% से रिकर्जन कर सकते हो। अब तुमसे बड़ा प्यारा सवाल पूछता हूँ, मैं तुम्हें एक रिकर्सिव कोड लिख के दूंगा और तुम मुझे बताओगे कि इसमें क्या चेंजेस करूं। ठीक है, अभी बताओगे, अभी, कल नहीं, अभी। भैया वो यूट्यूब पे भी आपकी वीडियो देखता है, फिर तो उसको आता होगा दोस्त, फिर उसको छोड़ दो, अच्छा बच्चा है वो। ठीक है, मैंने बोला कि यहाँ पर इंट है
और यहाँ पर ये मेरे कुछ फंक्शन का नाम है, यहाँ पर कुछ डेटा मेरे पास आ रहा है। मैंने बोला यहाँ पर मैंने एक बेस केस लिखा है जो कि इस डब्बे के अंदर एग्जिस्ट करता है। मैं कोड भी नहीं लिख रहा, तब भी तुम्हें पता होगा क्या करना है इसके अंदर। मैंने बोला ये रिकर्जन है जहाँ पे आप ऐसे आंसर को स्टोर कर रहे हो, यहाँ पे आपने कुछ रिकर्जुलेशन लिखा हुआ है और यहाँ पे आपने आंसर को रिटर्न कर दिया। बताओ, मैंने बोला इसको इस रिकर्सिव सोल्यूशन के अंदर मेमोराइजेशन ऐड करनी है, कैसे करोगे, क्या क्या चेंजेस करोगे? भैया यहाँ पे सबसे पहले तो DP पास करा दो, बहुत बढ़िया। उस DP के अंदर यहाँ पे आंसर को स्टोर करवा दो, बहुत बढ़िया। DP के अंदर आंसर को रिटर्न करवा दो, बहुत बढ़िया। रिकर्जन के ऊपर बेस केस के नीचे बीच में ऑलरेडी एग्जिस्ट वाला जो केस था ना कि अगर DP ऑफ n इज़ नॉट इक्वल टू -1 तो रिटर्न कर दो। ये हर क्वेश्चन के अंदर सेम ही लगेगा, हर क्वेश्चन के अंदर ये सेम ही लगेगा। क्या बात समझ में आती है? मुझे कोई रिकर्जन का क्वेश्चन बताऊं जो मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है जिस पे TLE आ गया हो, ताकि मैं अभी तुम्हें अप्लाई करके दिखाऊं। याद दिलाओ फटाफट। क्लाइंबिंग स्टेयर तो फिर फिबोनाची जैसे ही हो गया ना दोस्त। चलो, ये एक रिकर्सिव कोड है, मानते हो कि नहीं मानते हो? अभी उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि इसमें ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है या नहीं है, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर है या नहीं, उस डिटेल में नहीं जा रहा। मान लो कि है, इसको DP में कन्वर्ट करना है, बताओ कैसे करोगे? अभी इसमें 1D DP लग रही है, जो हम लीनियर एरे बना रहे हैं ना उसे 1D DP कहते हैं। क्लास खत्म करने से पहले मुझसे पूछ लेना भैया 1D DP क्या होता है, 2D DP क्या होता है और पता कैसे लगती है, ये मुझसे पूछ लेना, ठीक है? ये ना हो कि मैं भग जाऊं बिना बताए, ठीक है? चलो, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा अच्छा कोड बना लेता हूँ पहले मैं। मैंने बोला कि इस कोड को ना चेंज कर लेता हूँ। मैंने बोला इंट सॉल्व यूजिंग रिकर्जन, ठीक है जी। तो रिकर्जन के अंदर मैंने क्या किया, ये सारा का सारा कोड चिपका दिया, वेरी गुड। और ये मेरे पास सारा का सारा डेटा आ रहा था, तो ये मेरा रिकर्सिव फंक्शन हो गया। बताओ दोस्त, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए यहाँ पे? भैया n जो है वो 0 तक जाता है एट मैक्स। 0 से आपका कहाँ तक मूव कर रहा है? n तक मूव कर रहा है, 0 से n तक मूव कर रहा है, ठीक है? तो हमने क्या किया, हमने बोला कि n+1 साइज का आपका एरे मुझे चाहिए। तो मैंने बोला वेक्टर ऑफ इंट DP n+1। किससे इनिशियलाइज करूँ इसको, किससे इनिशियलाइज करूँ? इंट मिन से करूँ या -1 से करूँ दोस्त? कुछ भी ले लो, अभी के लिए कुछ भी ले लो, ठीक है? तो मैंने इंट मिन से कर लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। सेकंड इसका मैंने क्या किया, अपना आंसर निकाल लिया फंक्शन कॉल करके, सॉल्व यूजिंग रिकर्जन, और यहाँ पे n, x, y, z, DP, ठीक है? मैंने यहाँ पर DP एरे पास कर दिया। इसी वाले फंक्शन के अंदर चेंजेस कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। तो क्या पहला स्टेप मैंने कर दिया दोस्त? क्या मैंने पहला स्टेप कर दिया दोस्त? यस और नो? DP एरे क्रिएट करके मैंने पास कर दिया है। क्या पहला स्टेप डन है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाम सेम करना भूल गए हर बार की तरह, मेक श्योर यार तुम्हें गलती ना करो, नाम सेम कर देना, बढ़िया। तो स्टेप नंबर 1 डन, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या होता है दोस्त? स्टेप नंबर 2 आंसर स्टोर कर लो। तो मैंने आंसर स्टोर कर लिया, मैंने बोला DP ऑफ n क्या स्टेप 2 डन हो गया दोस्त? क्या स्टेप 2 डन हो गया दोस्त? यस और नो? बहुत बढ़िया। स्टेप नंबर 3 क्या है? चेक कर लो आंसर। अगर DP ऑफ n नॉट इक्वल टू इंट मिन है तो इस केस में आपने क्या किया, रिटर्न DP ऑफ n। हो गया जी DP, इसे DP कहते हैं। क्या ये मुश्किल था? क्या ये मुश्किल था? पास तो आपको करना ही पड़ेगा बेसिक चीजें। क्या ये मुश्किल था? क्या ये मुश्किल था? लगता तो नहीं है। क्या सबमिट किया किसी बच्चे ने? क्या किसी बच्चे ने सबमिट किया? करो ना फिर, करो, मुझे बताओ सबमिट होके चल भी रहा है, हवाबाजी कर रहे हैं हम। सबमिट करके बताओ मेरे को चला भी है कि नहीं चला। नहीं, बिना बात के थोड़ी खुश होएंगे, सबमिट करके बताओ मुझे। बहुत टाइम लगा दिया यार, मुझे लगा तुम साथ साथ लिख रहे होगे कोड।
क्वेश्चन का नंबर नाम क्या है? मैक्सिमाइज द कट्स। ये पक्का लीड कोड पे है ना? मुझे लीड कोड का नंबर बता दो यार। मुझे इसका सिर्फ एक पंगा है कि शायद लीड कोड मुझे ना मिले, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। GFG क्वेश्चन है ये। GFG पर सबमिट करो भाई, GFG पर सबमिट कर लो। कर दिया, सबमिट हो गया दीपांश या नहीं हुआ? जल्दी से बता दो मुझे बेटा एक बार, चल रहा है कि नहीं चल रहा? सक्सेसफुल और नॉट एक्सेप्टेड। बढ़िया लड़के। तो क्या हमने डीपी सीख ली है मित्रों? तो मेरे सामने एक रिकर्जन का कोड था, मैंने बोला डीपी लगाओ, तुम्हारे पास 3 रूल थे, तुमने वो डीपी रूल लगाए। स्टेप नंबर 1 डीपी अरे क्रिएट करो, पास करो, बहुत बढ़िया। स्टेप नंबर 2 आंसर स्टोर करो, रिटर्न करो, बहुत बढ़िया। स्टेप नंबर 3 अगर आंसर पहले से प्रेजेंट है तो भैया रिटर्न कर दो। क्या डीपी से डर लग रहा है? क्या डीपी से डर लग रहा है? नहीं लग रहा होगा। अब वापस चलते हैं। अब मैं तुम्हें ले आया वापस यहाँ पे जहाँ पे हम स्पेस ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे थे, ठीक है? तो अभी तक हम क्या कर चुके हैं? अभी तक हम फिबोनाची के अंदर रिकर्सिव कोड देख चुके हैं। अब हम फिबोनाची के अंदर टॉप डाउन अप्रोच या मैं मेमोराइजेशन अप्रोच जिसे कहता हूँ वो देख चुके हैं, और बॉटम अप अप्रोच या फिर जिसे मैं टैबुलेशन कहता हूँ वो देख चुके हैं। अब स्पेस ऑप्टिमाइजेशन देखते हैं। अगर पैटर्न बनता है तो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन होगी, नहीं बनता तो नहीं कर पाएंगे। क्या बात समझ आती है? अब तुम्हें दिखाएंगे कोड और निकालेंगे पैटर्न, ठीक है? तो कोड दिखाना क्या है लिख देता हूँ फटाफट यहाँ पे। तो मैंने बोला कोड इस प्रकार का लिखा हुआ है, इंट। अगले पे बनाते हैं। तो टैबुलेशन वाला कोड लिख रहा हूँ, पर ध्यान से देखना दोस्त। सॉल्व यूजिंग टैबुलेशन, यहाँ पे n पास हुआ है, ठीक है? तुमने यहाँ पे एक कंडीशन लिखी हुई, या कंडीशन तो लिखते ही नहीं है। तुमने DPRA क्रिएट किया हुआ है, वेक्टर। क्या कर रहा है ये आदमी यार, नींद में है क्या? वेक्टर। आप पहले बहुत आप गुस्सा करते थे मेरे दोस्त, गुस्सा तो बहुत किया मैंने पिछले वाले कोर्स में। वेक्टर इंट, उसका रीज़न है, फिर बिना बात कुछ नहीं करता मैं। n+1, -1 लेट्स से। तुम मेरा ध्यान भटका रहे हो दोस्त, तुम मेरा ध्यान भटका रहे हो। अब ध्यान से लास्ट ट्राई करते हैं। पहले वेक्टर लिखते हैं, फिर इंट लिखते हैं, फिर डीपी लिखते हैं, फिर n+1। अब लिख दिया सही, वेरी गुड। चलो पहले काम डन, स्टेप 1 डन हो चुका है। स्टेप 2 हमने बोला डीपी ऑफ 0 जो है वो 0 रख लेना, डीपी ऑफ 1 जो है वो 1 रख लेना। और स्टेप 3 फोर लूप चलाया हमने, i = 2 से लेकर <n i++। सिंपल सी बात बोली मैंने, dp ऑफ i = dp ऑफ i -1 प्लस dp ऑफ i -2, और मैंने बोला रिटर्न dp ऑफ n। ये तुम्हारे सामने टैबुलेशन वाला कोड पड़ा हुआ है। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो कि नहीं मानते हो दोस्त? मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है। कैसे चेक करूं स्पेस ऑप्टिमाइजेशन? स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कैसे चेक करूं वो दिखाता हूं। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए तुम जाओ, पकड़ो डीपी ऑफ आई को, ठीक है? लूप के अंदर जो भी लूपिंग वेरिएबल तुमने यूज किया है इसको पकड़ लो, और मुझे सिर्फ इतना बताओ कि डीपी ऑफ आई किस पे डिपेंड करता है। आपने बोला भैया डीपी ऑफ आई एक तो डीपी ऑफ आई -1 पे डिपेंड कर रहा है, मैंने कहा बिल्कुल सही, और एक डीपी ऑफ आई -2 पे डिपेंड कर रहा है, मैंने कहा बिल्कुल सही। मैंने आपसे एक सिंपल सवाल पूछा, इसके बाद सिंपल सवाल पूछा, ध्यान से लिखते जाओ, क्या कोई पैटर्न बन रहा है? आपने बोला हाँ। हर एक ith नंबर अपने एक पीछे वाले और 2 पीछे वाले पे डिपेंड कर रहा है। मैंने कहा कैसे? आपने कहा ऐसे। देखो जीरो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 0 पड़ा हुआ है, यहाँ 1 पड़ा हुआ है। मैंने बोला इसका आंसर निकालने के लिए मुझे किसकी नीड पड़ी? मुझे इसकी और इसकी नीड पड़ी। आंसर निकल गया 0 + 1 दैट इज 1। मैंने बोला इसका आंसर निकालने के लिए मुझे किसकी नीड पड़ी? मुझे इसकी नीड पड़ी और इसकी नीड पड़ी। आंसर आ गया 1 + 1 2। मैंने कहा इसका आंसर निकालने के लिए मुझे किसकी नीड पड़ी? इसकी नीड पड़ी और इसकी नीड पड़ी। 1 + 2 3। मैंने कहा इसका आंसर निकालने के लिए किसकी नीड पड़ी? आपने बोला इसकी नीड पड़ी और इसकी नीड पड़ी, यानी कि 2 + 3 5। ऑब्जर्व करो, क्या मुझे किसी का भी आंसर निकालने के लिए पूरे एरे की नीड पड़ रही है? नहीं।
कितने की नीड पड़ रही है? बस 2 डब्बों की। तो अगर मेरे पास ये 2 डब्बे वेरिएबल की फॉर्म में होते तो क्या बात बन जाएगी? अगर मेरे पास ये 2 डब्बे वेरिएबल की फॉर्म में होते तो क्या बात बन जाती? हाँ। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस एंटायर एरे, हम सिर्फ 2 वेरिएबल ले लेते हैं। वो कौन होंगे? एक मैंने बोल दिया प्रीवियस, एक मैंने बोल दिया करंट। तो क्या होगा? प्रीवियस आपका 0 होगा, करंट आपका 1 होगा। इन दोनों का यूज करके आप आंसर निकाल लोगे। इन दोनों का यूज करके आपने आंसर निकाला, फिर प्रीवियस को आगे बढ़ा दो और करंट को आगे बढ़ा दो। अब प्रीवियस यहां पे आ गया और करंट यहां पे आ गया। इन दोनों का यूज करके आपने नया आंसर निकाल लिया। फिर प्रीवियस को आगे बढ़ा दो, करंट को आगे बढ़ा दो। अब प्रीवियस यहां पे आ गया और करंट यहां पे आ गया। इन दोनों का यूज करके आपने नया आंसर निकाल लिया। क्या बात समझ में आती है? एक बार कोड में समझने की कोशिश करते हैं, एक बार कोड में करते हैं, मजा आने वाला। दोस्त ध्यान से ऑब्जर्व करो, ध्यान से ऑब्जर्व करो। अपने इस टैबुलेशन वाले कोड में जाओ, इसे कर लो कॉपी पेस्ट, ताकि मैं तुम्हें ढंग से समझा सकूं। मैंने बोला इसको आपने कर दिया ऑप्टिमाइज, लिख देता हूं उसके आगे, ठीक है? स्पेस ऑप्टिमाइज्ड। क्या मुझे वेक्टर की नीड है? क्या मुझे वेक्टर की नीड है? नहीं, हटा दो, हटा दो। डीपी ऑफ 0 को क्या बोला मैंने? डीपी ऑफ 0 कौन है भैया? मैंने इसको एक वेरिएबल मान लिया कि ये प्रीवियस वाला वेरिएबल है, ठीक है? और मैंने बोला डीपी ऑफ 1 को मैंने क्या मान लिया भैया? इसको मैंने करंट मान लिया। लॉजिकल, सिंपल है। इसको मैंने प्रीवियस मान लिया, इसको मैंने करंट मान लिया। और आंसर कैसे निकाल रहे हैं? आंसर कैसे निकाल रहे हैं? मैंने बोला डीपी नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं हमारे पास, डीपी नाम की तो कोई भी चीज़ ही नहीं है हमारे पास। तो हमने यहाँ पे एक आंसर रख लिया, ठीक है? आंसर रख लिया मैंने बोला आंसर यहां से निकाल रहा हूं मैं। आंसर डीपी ऑफ इंडेक्स -1, एक पीछे वाले का नाम क्या रखा है आपने? करंट। आंसर के एक पीछे वाले का नाम क्या रखा है? करंट। इसका नाम आपने करंट रखा है। 2 पीछे, इंडेक्स -2 लिखा ना, 2 पीछे वाले का नाम क्या रखा है? प्रीवियस। रिटर्न क्या करना है? आंसर। हो गया स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। क्या मुश्किल था? क्या मुश्किल था मित्रों? क्या मुश्किल था मित्रों? नहीं हुआ? नहीं हुआ पक्का? क्या क्या मिस्टेक है इसमें? क्या गलती है इसके अंदर? बता दो। चलो, अगर नहीं हुआ तो बताओ क्या गलती है, फिर मानूंगा तुम्हें मैं। भैया आपने प्रीवियस को आगे नहीं बढ़ाया, आपने करंट को आगे नहीं बढ़ाया। प्रीवियस कैसे आगे बढ़ाते हैं? प्रीवियस इज इक्वल्स टू करंट और करंट इज इक्वल्स टू आंसर। ये इंपॉर्टेंट स्टेप थे, ये भूल जाते हैं बच्चे। क्या हर बार सेम तरीके से स्पेस ऑप्टिमाइजेशन होगा? नहीं, हर बार सेम तरीके से नहीं होगा। रन करके देखो इसको एक बार। कॉल तो करा ही नहीं भैया आपने। मैंने कहा ओके, इसको कर लिया मैंने कॉपी। मैंने बोला रन, एक्सेप्टेड। मैंने बोला सबमिट। बढ़िया। बताओ मित्रों, मैं ऊपर नहीं कर रहा, मैं ऊपर नहीं कर रहा अभी। बता सकते हो कहां फटा होगा? मैं ऊपर नहीं कर रहा इसको अभी। तुम मुझे बता सकते हो कौन सा केस में फटा होगा? अभी नहीं करूंगा। एक टेस्ट केस फट रहा है हमारा, कोई बता सकता है कौन सा केस फटा होगा? एन की वैल्यू चेक करते हैं बेटा। आ जाओ। एन की वैल्यू 0 से 30 हो सकती है भैया। 1 वाला केस, 1 वाले केस में फटा होगा। आपको कैसे पता भैया? ध्यान से देखो। 0 वाला केस यहां पे हैंडल हो गया, 2 से लेके एन वाला केस यहां बन गया और 1 वाला केस बीच में रह गया। तो एक 1 वाला केस अलग से संभालना पड़ेगा। आई थिंक उसके बाद बात बन जानी चाहिए, ठीक है? मैंने जानबूझ के ऊपर नहीं किया, नहीं तो ऐसा लगेगा कि हमेशा देख के बताया था ये आदमी। तो इस केस को एक बार संभाल के देखते हैं। अब ट्राई करके देखूँ एक बार। 1 वाला केस हमने स्किप कर दिया था मेरे हिसाब से। चला? तुम्हें तुम्हारे कोड का पता होना चाहिए दोस्त। तुम्हें तुम्हारे कोड का पता होना चाहिए कि कहाँ पे गलती कर रहे हो, ठीक है? टेस्ट केस देखने से पहले पता हो तो ज़्यादा अच्छी बात है ना? शुरू में तो नहीं आएगा, विद टाइम समझ में आएगा तुम्हें। तो जो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाली जो गेम है, ये
अभी थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी, बिल्कुल भी मैं ऐसा शुगर कोट नहीं करूँगा, धीरे धीरे समझा देंगे, समझ में आ जाएगी। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? आई थिंक समझ में आती है। वेरी गुड। अब मैं फिर से वापस वहीं आऊँगा घूम फिर के रिवीजन वाइज। मैं तुम्हें एक सिंपल सी प्रॉब्लम देता हूँ। 1D 2D की बात कर रहे थे हम, ठीक है। मुझे कैसे पता लगा इसके अंदर कि ये 1DDP का सोल्यूशन है या 2DDP का है? मैंने बोला ध्यान से ऑब्जर्व करना, 1DDP के जब हम सिंगल ऐसा ये वेक्टर बनाते हैं ना, 1D एरे कहता हूँ ना इसको, 1D एरे। जब 1DDP होती है, लिख लो, जब 1DDP होती है तो 1D एरे से बात बन जाएगी। जब 2DDP होती है 2D एरे क्रिएट करना पड़ेगा। 3DDP होती है 3D एरे क्रिएट करना पड़ेगा। पर पता कैसे लगेगा 1DDP है कि 2DDP है 3DDP है? वो बताता हूं। तुमने रिकर्सिव कॉल करी, ध्यान से ऑब्जर्व करना, तुमने रिकर्सिव कॉल करी, इस रिकर्सिव कॉल वाले कोड में जाओ। गया भैया। इस रिकर्सिव कॉल वाले कोड में एक बार फंक्शन कॉल के अंदर देखो, तुमने जितने पैरामीटर्स पास किए हैं उसमें से कितने चेंज हो रहे हैं। भैया एक ही पास किया है, एक ही चेंज हुआ है, तो कौन सी डीपी हो गई? 1DDP हो गई। दैट्स वाई मैं यहां पे 1D एरे ले रहा हूं। दैट्स वाई मैं यहां पर 1D एरे ले रहा हूं। तो जितने पैरामीटर्स यहां पर चेंज होंगे उतना तुम डीपी बोलोगे। जैसे यहां पर अगर जाओ तो ये तुम्हारी रिकर्सिव कॉल गई। रिकर्सिव कॉल में तुमने रिकर्जन वाले की बात करते हैं, 4 पैरामीटर भेजे थे, तो इन 4 में से कितने चेंज हुए थे? भैया एक्स सेम है, वाई सेम है, जेड सेम है। एक्स सेम है, वाई सेम है, जेड सेम है। एक्स सेम है, वाई सेम है, जेड सेम है। सिर्फ एन चेंज हुआ था, तो एक वेरिएबल ही चेंज हुआ है, एक पैरामीटर ही चेंज हुआ है। इसका मतलब 1DDP। दैट्स वाई आपने 1D एरे क्रिएट किया। अब समझ में आया 1DDP कैसे पता लगाओगे? एक बार आज की क्लास रिपीट करके देखना, बहुत सारे पॉइंटर्स दिए हैं, मैं चाहूँगा नहीं कुछ मिस करो, ठीक है। वापस आता हूँ, रिवीजन करते हैं। मैंने कहा कि मेरे को सबसे पहला काम डीपी में चैंप, डीपी में राजा होने के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या है? मैं तुम में से किस व्यक्ति को डीपी का राजा बना सकता हूँ? जिसको रिकर्जन आता हो, जिसको रिकर्जन आता हो। अगर आपको रिकर्जन आता है तो रिकर्जन से टॉप डाउन डीपी यानी मेमोराइजेशन वाली डीपी करनी हो तो कैसे करते हो? स्टेप्स बता दो बेटा एक बार। डीपी एरे क्रिएट करो। अब डीपी एरे 1D बनाऊँ, 2D बनाऊँ, 3D बनाऊँ, वो किस पर डिपेंड करेगा? जितने पैरामीटर्स मेरे चेंज हो रहे हैं उसके ऊपर डिसाइड करके 1D 2D डीपी का डीपी एरे क्रिएट करूँगा। उस डीपी एरे को फंक्शन के अंदर पास करो। फंक्शन के अंदर पास कर दिया, जो भी आंसर तुम्हारे रिकर्जन निकाल के ला रहा है उसे डीपी एरे में स्टोर करो और रिटर्न कर दो डीपी एरे के अंदर, ठीक है। एक बार ये जरूर चेक कर लेना कि डीपी एरे के अंदर ऑलरेडी आंसर पड़ा हुआ है, तो रिकर्सिव कॉल मत लगाना, सीधा आंसर रिटर्न कर देना। यही कहानी है, यही कहानी है, यही कहानी है। बहुत बढ़िया। सेकेंडली, अगर टैबुलेशन मेथड करना हो तो टैबुलेशन मेथड के अंदर क्या होता है? कुछ भी नहीं भैया, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले चेक कर लो 1DDP है, 2DDP है, 3DDP है, अकॉर्डिंगली एक डीपी एरे क्रिएट कर लो। सेकेंडली, जो भी आपने रिकर्जन के अंदर बेस केस बनाए थे उन बेस केसेस को एनालाइज करके डीपी एरे को फिल करो। क्यों क्यों करूं? बेटा आपने बोला बॉटम अप डीपी है ना, बिल्कुल बेस से सोल्यूशन बिल्ड करते जा रहे हो, तो सोल्यूशन बिल्ड करने के आधार पे कोई ना कोई इनिशियल स्टेट भी होनी चाहिए आपके डीपी एरे की। वो इनिशियल स्टेट क्रिएट करने के लिए आप बेस केस का यूज़ करके डीपी एरे को फिल कर रहे हो। दैट्स वाई रिमेनिंग एरे को फिल करो। रिमेनिंग एरे कैसे फिल होता है? बहुत सिंपल है। एक बार चेक कर लो एरे के अंदर कौन सा पार्ट ऑलरेडी फिल्ड हो चुका है, बचा कौन सा है। जो पार्ट बचा हुआ है उसको क्या करो, फोर लूप का ट्रावर्स करके रिकर्सिव लॉजिक को कॉपी पेस्ट करके आप चेंजेस कर दो। रिकर्सिव लॉजिक जब कॉपी पेस्ट करते हो 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला रिकर्जन लॉजिक कॉपी पेस्ट करो, सेकेंडली रिकर्सिव कॉल को डीपी एरे से रिप्लेस करो, थर्डली इंडेक्स वेरिएबल चेक कर लेना एक बार, ठीक है। क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। लास्ट इज स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन किस पे डिपेंड करता है? स्पेस ऑप्टिमाइजेशन आपका पैटर्न पे डिपेंड करता है। आपको बस ये चेक करना है कि भाई डीपी ऑफ आई किस पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप डीपी ऑफ आई एक पैटर्न पर देख पा रहे हैं क्या इस पैटर्न पर डिपेंड करता है, तो आप अकॉर्डिंगली चेंजेस कर सकते हैं अपने कोड में और एरे को रिप्लेस कर सकते हैं कुछ वेरिएबल्स के साथ। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या डीपी आसान लग रही है? यस और नो पोल में बताएंगे फटाफट। क्या डीपी आसान लग रही है? अभी तक तो हाँ। 2D कराऊंगा मैं, 2D कराऊंगा भाई, 2D कराऊंगा। अभी मैंने करवाई कहाँ 2D, 1D करवा रहा हूँ ना आज तो। 93% सेज यस, मज़ा आ गया। ठीक है, तो कुछ नहीं, कुछ एक्स्ट्रा फैंसी नहीं है दोस्त, इतना ही है आज की क्लास में। तुम्हें यही रिवाइज करके आना है पूरा पूरा मैंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है।
और बस अगली क्लास से क्वेश्चंस करेंगे बिंदास, अंधाधुन क्वेश्चंस, बहुत सारे भैया, बहुत सारे पैटर्न्स पकड़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। मज़ा आने वाला है। सिखाने के लिए डीपी में अब एक्सपीरियंस ही है, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना एक्सपीरियंस तुम्हें सिखाता चला जाएगा, यही रूल लगेगा, यही तरीके से सॉल्व करेंगे, मज़ा आने वाला है, ठीक है। लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट। डीपी आ गई है, समझ में भी आ जाएगी, धीरे धीरे पैनिक नहीं करना, ठीक है। चलो।